ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे लेक्चर नंबर 2 में। एंड आई होप आपने सर होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट किया होगा, है ना। होमवर्क आपको दे दिया था मैंने टेलीग्राम चैनल पे। मैंने जो है पीडीएफ जो है अपलोड कर दी थी। ठीक है, जो नोट्स आपको हैंड रिटन बनाने मैंने आपको बोले थे वो आपने बना लिए होंगे। ये डेली बेसिस पे सर आपको काम करना है, तो ही सर आपको मज़ा आएगा इस बैच का, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा सर। नहीं तो ऐसा लगेगा कि बस तुम लेक्चर सुने जा रहे हो, कुछ याद भी हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब तुम साथ साथ में लिखोगे और याद करने की कोशिश करोगे ना, तो ही सर वो फिर एफर्ट वर्थ है। ठीक है ना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा सर। तो 100 पेजेस की सर मैंने आपको बुक बनाने बोली थी। उसके अंदर सर आपको क्या करना है, जो नोट्स मैं डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा आपके लिए, वो आपको जो है लिख करके जो है याद करके उसको रखना है सर। ठीक है, तो वो होमवर्क आई होप आपने कर लिया होगा और एक बार गो थ्रू भी कर लिया होगा। कल अपन ने क्या किया था, अपन इस लेक्चर में भी अभी गो थ्रू करेंगे। एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना, कमेंट नहीं कर रहे हो तो वहाँ कमेंट करके ज़रा बता देना कि कैसे तुमको लेक्चर लग रहा है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। बिकॉज तुम्हारे कमेंट्स के बेसिस पे ही मैं आगे लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड करूँगा। तो इम्प्रूव करने का अच्छा चांस मिलेगा। तो उसका थोड़ा जो है ना कमेंट्स वगैरह देख लो। और कल का लेक्चर शायद थोड़ा तुमको फास्ट लगा होगा, बिकॉज मेरा पहले फर्स्ट टाइम क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना सर। तो थोड़ा सा शायद तुमको मे बी फास्ट लगा होगा, आई डोंट नो। बट थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मैं कल थोड़ा सा फास्ट गया, तो इस लेक्चर में थोड़ा सा अपन स्लो जाएंगे ताकि तुमको वो भी दिक्कत ना हो। तो फिर तुम मेरे को पता है ना, फर्स्ट वाला लेक्चर तुमको ज़्यादा अच्छा लगा कि सेकंड वाला लेक्चर ज़्यादा अच्छा लगा। आज थोड़ा मैं स्लो जाऊँगा, एकदम आराम आराम से जाएंगे, क्योंकि पहली बार कैसे फेमिलियर भी नहीं था ना इस चीज़ से। मैं थोड़ा आदत हो रही है मेरे को धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो वो तुम देख लो ना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिकॉज टेलीग्राम पे नोट्स जो है अपलोड हो रहे हैं। बाय द वे, अगर कोई डायरेक्टली सेकंड लेक्चर देख रहा हो तो मैं बता दूँ, डेली बेसिस पे सर हम लोग हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं अपने। हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ, आप टेलीग्राम पे खुद एज अ होमवर्क वो अपने पास जो है बनाते हो नोट्स। तो बड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो, तो आप उसको देख लेना। यहाँ पे सर आज जो है अपन जो है शुरुआत करते हैं इस क्लास की, लेक्चर नंबर 2 की अपने। और मैं सबको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कल अपन ने क्या पढ़ा था। कल अपन ने कुछ वैसा कुछ मेजर कुछ ऐसा नहीं पढ़ा था इंपॉर्टेंट, बेसिक पढ़ा था ताकि अपना एक बेस बन जाए। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे पहले अपन ने मीनिंग एंड नेचर समझा था कि क्या मतलब होगा, किस नेचर का अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है, क्या अपन करते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि अपना कोई की ग्रुप है, की ग्रुप के अंदर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, TCWG आ गए, बेसिकली जो भी सर आपके लोग जो आपके कॉर्पोरेट लेवल पे आते हैं। अब आपका कॉर्पोरेट लेवल कौन सा लेवल हो गया सर, आपका टॉप लेवल। अपन बचपन में बोलते थे ना टॉप लेवल, बॉटम लेवल, लोअर लेवल। तो सर अब अपन उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल, है ना। तो वहाँ पे वो लेवल्स पे ना, लेवल्स थोड़े बदल गए, समझ रहे हो। वो मी में ना लेवल्स निकल लेंगे सबके, ऐसा कुछ तो मी में ना। तो ऐसा ये अपने लेवल्स है, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल एंड बिजनेस लेवल, सबसे ऊपर आता है कॉर्पोरेट लेवल। तो जो कॉर्पोरेट लेवल पे लोग होते हैं ना, उनका जो है मेजर रोल होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर में। वो लोग जो है क्या करेंगे सर, वो लोग जो है ये इंश्योर करेंगे कि हमारा जो एंटिटी है वो एक पर्पसफुल एंटिटी बने और एक प्रोडक्टिव एंटिटी बने। ऐसा नहीं कि कोई कभी भी आ रहा है, जब मर्जी आ रहा है काम कर रहा है, जब मर्जी आ रहा है काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, प्रोडक्टिविटी के साथ पूरा काम होना चाहिए, अपनी एंटिटी पूरी प्रोडक्टिव बने। ये किसका जिम्मेदारी है, तो ये आपके की ग्रुप जो की पर्सन होते हैं, आपके की मैनेजर, अपने ये होता है ना, KMP होते हैं अपने लॉ के अंदर अपन पढ़ते हैं, की मैनेजरल पर्सन, है ना। तो सर वो आपके KMPs जो है, वो KMPs आ गए आपके कॉर्पोरेट लेवल पे आ गए। और कॉर्पोरेट लेवल पे जो लोग हैं इनका जो है ये अपना ये इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लोग क्या करें, अपने एंटिटी को पर्पसफुल बनाए और प्रोडक्टिव बनाए। तो ये एक बात हो गई सर। वो रिकॉर्डिंग सब बराबर चल रही है ना। यस, देखते रहना पड़ता है कि कोई भी दिक्कत नहीं हो जाए ऐसा, हाँ। तो सर आगे अपना इनका और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ये लोग और क्या करेंगे, मतलब हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तुमको समझ रहे हैं ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट आ गया, जो आपको कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट आ गया, वो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट ये इस प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं सर, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है जो कि अभी करंटली क्या है, डिसऑर्गेनाइज है, जैसे कि मैन पावर हो गया, मनी हो गया, मटेरियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे क्या करंटली डिसऑर्गेनाइज है। इनको ऑर्गेनाइज करने का जिम्मेदारी किसका होगा, आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट का होगा। ये लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इनको ऑर्गेनाइज करेंगे सर। तो ये अपन ने कल देखा। फिर अपन ने देखा कि भाई हमारा जो ये है क्या सर, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल जो बनेगा और जो सर्वाइवल बनेगा, ये सर्वाइवल और सक्सेसफुल बनना उसका किसके ऊपर डिपेंड है, तो डिपेंड करता है हमारे मैनेजमेंट के कैरेक्टर के ऊपर पे, हमारे मैनेजमेंट के कंपेटेंस के ऊपर पे। अगर मैनेजमेंट कंपेटेंट होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि अगर एक CA फाउंडेशन पास्ट वाले बच्चे को आपने रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड में बिठा दिया, तो वो थोड़ा ना सही तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएगा। उसको तो पता ही नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अपन ने एग्जांपल देखा ना कि भाई अगर आपने एक ऐसे बंदे को गाड़ी दे दी चलाने के लिए जिसको ड्राइविंग आती ही नहीं है, स्टेयरिंग व्हील उस बंदे के हाथ में थमा दिया जिसको गाड़ी गाड़ी चलाना आता ही नहीं है, तो सर वो क्या करेगा, वो ठोकेगा गाड़ी को जाकर। तो वैसे हमारी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन भी सर सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी।
तो सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपका मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो कंपेटेंट हो, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। उसका कैरेक्टर अच्छा हो। विजय माल्या का अपन ने इसमें जो है आप एग्जाम्पल लिया कि भाई विजय माल्या का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया सर। वो अपन ने देखा। फिर अपन ने देखा कि भाई कुछ फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इस मैनेजमेंट के, अपने मैनेजमेंट के अंदर कुछ फंक्शंस आपके परफॉर्म होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल। ये अपन ने देखा। कल अपने लेक्चर अगर अच्छे से देखा रहेगा तो मैंने सारे पॉइंट्स को आप डिटेल में समझाया हुआ है। तो अगर कोई ऐसा है जो डायरेक्टली लेक्चर नंबर 2 पे आ रहा है तो भाई लेक्चर 1 देख लो, वो ज़रा इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्किप मत किया करो लेक्चर्स को। चाहे तो थोड़ा स्पीड में देख सकते हो। आई डोंट नो मेरा क्या स्पीड रहेगा, तुम कौन सी स्पीड में मेरे लेक्चर्स को देख पाओगे, बताना मेरे को तुम किस स्पीड पे देख रहे हो। सो यस। फिर उसके बाद सर हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई आपको मैनेजमेंट का जो है एक और एक फंक्शन आता है कि भाई उसको अपना जो है गोल सेट करने, उनका जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर को भी डिजाइन कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। जो रिसोर्सेज होते हैं सर उनको सही तरीके से अक्वायर करना है, अलोकेट करना है, किसका जिम्मेदारी होगा, मैनेजमेंट का जिम्मेदारी होगा। वो कौन से प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें कर रहा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इस प्रोसेस के अंदर सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा कि भाई मैनेजमेंट क्या है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट में हमने बोला कि एक प्रोसेस है, पर ये कोई साधारण प्रोसेस नहीं है सर, ये इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो है ना कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस है। तो इसके अंदर हम लोगों को, इवेंट्स को, टास्क को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई जो अपने अपने हिसाब से होना चाहिए सारा। अपन इन्फ्लुएंस किसको करते हैं, तो क्यों करते हैं कि भाई अपने हिसाब से वो बंदे ने काम करना चाहिए। तो मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हो कि भाई सब अपने हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया मैनेजमेंट। फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो। और वो एक्टिविटीज़ आप क्यों परफॉर्म करते हो, ताकि आपका जो फर्म है वो एक ऐसे अच्छे पोजीशन में आ जाए जिसमें आपका फर्म जो अच्छे से compete कर सके अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में। ठीक है। तो ये अपन ने कल तक जो है पार्ट देखा। उसके आगे हम लोगों ने और क्या देखा सर? उसके आगे हम लोगों ने देखा वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है छोटे मोटे नंबर के लिए, 2-3 नंबर के लिए अगर कोई क्वेश्चन उसको पूछना है कभी किसी अटेम्प्ट में। वैसे जितने भी मेरे को याद आ रहा है, जितना भी मे का जो अटेम्प्ट मैंने दिया अभी, उसके अंदर सारे 5-5 मार्क के क्वेश्चन ही पूछे थे डिस्क्रिप्टिव में। बट उसको अगर आगे चल के कोई 2-3 मार्क का भी ऐसे बनाना है, मतलब कि 3 मार्क का कुछ पूछ लिया, 2 मार्क का कुछ बोल दिया, टोटल 5 मार्क्स हो गए, तो वहाँ पे उसको ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन में कुछ पूछना है तो उसके अंदर शायद ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आप करते क्या हो। वैसे जितने भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जितना भी मतलब ये मेरा जो क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ, किससे जो है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बना हुआ है। इसका एक और एक अभी आज के इसमें लेक्चर में एक और एक क्वेश्चन आएगा जो कि सिमिलर क्वेश्चन होगा, उसका आंसर भी सिमिलर होगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर। और ये जितने भी आपके जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में आगे देखने वाले हैं, तो आप कोई भी एकदम ऐसे टेंशन मत लो, सारा कुछ डिटेल में आगे आने वाला है। ये जस्ट एक अपन ओवरव्यू दे रहे हैं, पहला लेक्चर था तो अपन बेस बना रहे हैं अपना। ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इस प्रोसेस के अंदर अपन ने क्या बोला कि आप कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो। ये एक्टिविटीज़ के अंदर आप क्या क्या चीज़ें करते हो, तो आप फॉर्म का विजन मिशन डेवलप करते हो, आप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हो, आप ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हो, आप आपकी स्ट्रैटेजीज को जो है क्रिएट करते हो, चूज करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, और उसके बाद जब आपने स्ट्रैटेजी को फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया तो आप उसको इवेल्युएट करते हो। स्ट्रैटेजी से आप क्या करते हो, आप ये देखते हो मतलब कि आपका परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपके परफॉर्मेंस को जो है इवेल्युएट करते हो, मेजर करते हो कि कितना परफॉर्मेंस हो रहा है, पहले क्या था, अभी क्या है। तो वो सारी चीज़ें आप जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर करते हो। आप अपने नोट्स में भी ये सारी चीज़ें लिखी हो और अच्छे से याद भी की हो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर हम लोगों ने जो है आपका स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट देखा कि भाई स्ट्रैटेजी के कंसेप्ट में स्ट्रैटेजी अपने को जो है कैसे मदद करती है। तो स्ट्रैटेजी अपने को एक डायरेक्शन दिखाती है कि किस डायरेक्शन में अपने को जाना चाहिए। अपने को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिस पे अपने को फोकस करना पड़ता है, तो अपन कहाँ पे फोकस करें, कौन से एरिया में फोकस करें, वो अपने को स्ट्रैटेजी से पता चलता है। फिर अपने को जो है एकजुट होकर के काम करने का जो है मौका मिलता है कि सब लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं। वो एक स्ट्रैटेजी होती है सर आपकी कि आप सब साथ में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, नहीं, सब साथ मिल करके सबको अच्छे से हम लोग टास्क अलॉकेट करेंगे, सब मिलजुल कर काम करेंगे, एकजुट होकर के काम करेंगे। तो वो स्ट्रैटेजी की वजह से अपना जो है अपन कर पाते हैं सर। फिर अपन ने बोला कि जो अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल्स होते हैं, ये अपने को अपने बिजनेस को एक डायरेक्शन देते हैं कि अपने को पता चलता है कि अपने ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव से अपने को इस डायरेक्शन में जाना है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा कि भाई स्ट्रैटेजी अपने को एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क देती है, यानी कि एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क मिलता है हमारे, किसको मिलता है, टॉप मैनेजमेंट जो अपने कॉर्पोरेट लेवल पे लोग बैठे हैं ना, उनको एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क मिलता है। स्ट्रैटेजी उनको एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क देती है कि भाई आप जो है क्या करो, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को जो अच्छे से सर्च करो। ठीक है। वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ कर उनको जो है इवेल्युएट करो और उनको एक्सप्लॉइट करो, उनका बेनिफिट्स उठाओ। ठीक है। फिर आपके जो भी थ्रेट्स वगैरह हैं उनको आप ढूंढो, उनको आप कैटर करो, उनके लिए आप सेफगार्ड्स वगैरह डालो। फिर आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ्स हो उनको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो। फिर जितने भी आपके वीकनेसेस है उनको आप क्या करो, ऑफसेट करो। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कर पाते हो। आपका जो स्ट्रैटेजी आपको इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क देता है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट को, उसके वजह से जो है आपका मैनेजमेंट जो है ये सारी चीज़ें कर पाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि भाई जब आपके पास एक
अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं करेगा, आपका मैनेजमेंट एकदम ऐसे वो हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर अलर्ट, साउंड एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट का जो ड्यूटी था स्ट्रैटेजी बनने से पहले, वो ड्यूटी उसका आज भी, उसको वो अपनी ड्यूटी वैसी ही उसको निभानी है एकदम शिद्दत से। उसको ऐसा नहीं है केयरलेसनेस दिखा देना है कि बस स्ट्रैटेजी आ गया, स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी दिख लेगा। स्ट्रैटेजी कोई इंसान तोड़ना है, तेरे को ही उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है, तेरे को ही सारा मॉनिटरिंग का काम करना है, कंट्रोल का काम तेरे को देखना है सारा। तो तेरे को तेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो तेरे को निभाना है, तेरे को एकदम रिस्पॉन्सिबल लेना है। तो ये बात हमने कल जो है देखी, और उसके अंदर हमने एक और एक चीज़ देखी कि भाई स्ट्रैटेजी जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती सर, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ खामियां उसके अंदर आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ फ्लॉज आपको उसके अंदर मिलेंगे। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा कि भाई आपका जो स्ट्रैटेजी है वो प्रैग्मेटिक होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा आपका स्ट्रैटेजी का कोई ऐसा कोई पार्ट नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इस जगह पर डाका डालूंगा, ये बैंक में डाका डाल के ये डॉक्यूमेंट्स ले आऊँगा वहाँ से, ये इस बंदे के ऊपर गन रख करके उससे साइन करवा दूँ। ये आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है सर, आप प्रैक्टिकली ऐसी सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो सर। तो आपका जो एकदम स्ट्रैटेजी होना चाहिए प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो आपका आप इंप्लीमेंट कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, वैसा होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो आप उसको अडेप्ट कर लो, ठीक है। तो ये अपन ने कल एक बात देखी। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रैटेजी मेकिंग का पिरामिड देखा कि भाई स्ट्रैटेजी कौन से लेवल्स पे बनती है। अपन ने देखा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बनाएगा। आगे एक आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई आपके ये जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है इसके रोल्स क्या है। तो उसके रोल का एक रोल ये है कि उसको स्ट्रैटेजी बनाना है, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको क्या बनाना है, स्ट्रैटेजी बनाना है। तो ये एक पॉइंट आप अभी से याद रख सकते हो। उसके बाद फिर आपके अपन ने देखा कि भाई जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो आपके बिजनेस लेवल मैनेजर बनाते हैं। फंक्शनल स्ट्रैटेजी जो है आपके फंक्शनल लेवल मैनेजर बनाते हैं। फंक्शंस के अंदर अपन ने देखा वेरियस फंक्शन होते हैं, जैसे कि R&D, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, ये सारे रिस्पेक्टिव फंक्शंस के रिस्पेक्टिव मैनेजर्स होते हैं। वो रिस्पेक्टिव मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस के लिए जो है क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फिर उसके बाद सर अपन ने देखा ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजीज। ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजीज में अपन क्या देखते हैं, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो वेरियस जोग्राफिक एरियाज में ऑपरेट करता है। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सर, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि भाई एक ही जोग्राफिक एरिया, एक ही स्टेट में जो है क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सर, इंटर स्टेट अपन जो है पूरा धंधा कर रहे हैं अपना, ठीक है सर। तो अपने जितने भी सर डिफरेंट जोग्राफिक एरियाज है, वो डिफरेंट जोग्राफिक एरियाज के डिफरेंट मैनेजर्स है। वो डिफरेंट मैनेजर जो है जोग्राफिक एरियाज के जो मैनेजर्स है, वो डिफरेंट मैनेजर्स अपने डिफरेंट जोग्राफिक एरिया के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो वो आपका जो है यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजीज हो गए सर, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि अपन ने देखा कि स्ट्रैटेजी जो है वो पार्टली प्रोएक्टिव है और पार्टली रिएक्टिव है सर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ प्रोएक्टिव चलेंगे, सिर्फ रिएक्टिव चलेंगे, नहीं। पार्टली प्रोएक्टिव रहना है अपने को, पार्टली रिएक्टिव रहना है। प्रोएक्टिव में अपन ने क्या बोला, प्रोएक्टिव में अपन ने बोला पूरी प्लान स्ट्रैटेजी, डे 1 से लेकर डे एंड तक आपने सारा कुछ प्लान करके रखा है, एकदम डिटेल में, एक एक बारीकी से एक एक चीज़ को आपने सोचा है, समझा है और प्लान किया। फिर अपन ने बोला जो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है, तो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी एक अडेप्टिव रिएक्शन है, जो कि आप एक सर्कमस्टेंस के अंदर जब चेंज आता है ना तब आप दिखाते हो कि भाई एक से फॉर एग्जांपल कोई नया चेंज आ गया। इस पर अपन ने एग्जांपल देखा, यूपीआई आ गया। यूपीआई का अपन ने बड़ा एग्जांपल देखा जिसमें अपन ने एक तीर से दो निशाने माने। अपन ने देखा यूपीआई अगर अपन गवर्नमेंट के साइड से देखें तो पूरी तरह से प्लान करके लाया गया था। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान स्ट्रैटेजी अपनाया, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाया, कि पूरी तरह से उन्होंने प्लान किया कि कैसे कैसे चीज़ें होगी, कैसे कैसे फेजेस में वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा थोड़ी ना मोदी जी उठे और डायरेक्ट बोला ये भाई यूपीआई लेकर आओ, ऐसा नहीं ना। काफ़ी सारे ट्रायल एंड एरर्स हुए रहेंगे, काफ़ी सारे उनके अलग अलग टेक्नोलॉजीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए रहेंगे। तो एक टाइम लगा उनको, प्रॉपरली उन्होंने सारी चीज़ें प्लान करी और फिर उन्होंने यूपीआई को इम्प्लीमेंट किया। तो वही अगर अपन टू द कॉन्ट्रेरी देखें तो आपके जो धंधे वाले लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, तो बिजनेसमैनों ने क्या किया, बिजनेसमैन ने दिखाया अपना रिएक्टिव अप्रोच। उन्होंने रिएक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाया कि भाई चेंज आ रहा है सर्कमस्टेंस में, भाई अपना एक डिजिटल चेंज आ रहा है, डिजिटल चीज़ आ रही है, कोई नई चीज़ आ रही है, तो अपने को इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने को रिएक्टिव होना पड़ेगा। तो उधर वहाँ पे जो है उन्होंने रिएक्टिव स्ट्रैटेजी जो है अपनाई। तो ये अपन ने कल तक का पार्ट देखा। आज अपन जो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या लिमिटेशन है सर। तो अब आपको ये वाला पार्ट क्लियर है, कुछ अपना अभी अच्छा खासा 10 मिनट लेकर अपन ने जो है यहाँ पे इस चीज़ को रिवाइज़ किया। अब आप घर पे भी जो है सारा कुछ रिवाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सीधा आप क्लास में उठ के आ रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, ये करना है। हाँ, डेली बेसिस पे मैं अपन ने लेक्चर की शुरुआत नहीं बोला, मैंने आपको बताया कि आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है कि भाई आपको लेक्चर डेली बेसिस पे देखना है और जो आपके नोट्स है वो आपको डेली बेसिस पे बनाना है, तभी जाकर के आपको जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो है मज़ा आएगा सर। ये सब्जेक्ट का मज़ा तभी आएगा जब आप डेली बेसिस पे नोट्स बनाओगे, ठीक है सर। तो आपको एक ऐसा फीलिंग आएगा कि यार अपने को अपन कर रहे हैं कुछ अच्छा, अच्छा हो रहा है, सब चल रहा है बराबर से। तो सिर्फ आके बैठ जाओगे लेक्चर में मुँह उठा के तो फिर मज़ा नहीं आएगा सर। तो वो आप देख लो थोड़ा, क्योंकि क्या है फ्री का लेक्चर है। तो फ्री वाले इसमें कुछ होता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने फ्री क्लासेस नहीं किया, मैंने खुद ने भी फ्री क्लासेस किया है। मैं अगर बताऊँ तो CA इंटर का जो टैक्स है, ठीक है ना, टैक्स DT का क्लास मैंने फ्री में किया था। बताओ, DT जैसे सब्जेक्ट के लिए फ्री में अपन ने यूट्यूब से पढ़ा था। सिद्धार्थ सर थे, मैंने मेरे यूट्यूब पे जो है उनका वीडियो भी डाला था कि उन्होंने जो है फ्री में अपने इसमें बैच अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। तो नवंबर 23 की बात कर रहा हूँ, जब मैं नवंबर 23 का अटेम्प्ट दे रहा था ना,
तो तब मैंने भी फ्री क्लासेस किया, तो अपन थोड़े से लीनियंट होते, क्या पैसे वैसे अपन ने दिया नहीं है तो आराम से आते बैठते क्या, कितना ऐसा कुछ होता नहीं, पर ऐसा नहीं होता चाहिए सर। आपको जो है थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। तो ऐसे है, मतलब फ्री बैच है तो उसका फ़ायदा मत उठाओ, सीरियसनेस नहीं दिखाओगे तो सीरियसनेस रहो। ऐसे ऐसे समझो तुमने पैसा लगाया है, ठीक है। जब अपन ऐसे सोचते हैं कि अपन ने पैसा लगाया हुआ है, तो अपन सीरियस रहते हैं यार, हाँ पैसा लगाया तो भाई इस बंदे को पूरा निचोड़ना है अपने को, ठीक है। तो ऐसा है, कमेंट्स वगैरह तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत आ रही है तुमको तो अपन फ्री है पूरा, कमेंट्स के लिए तुमको पूरा रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन जो है चलते सर आगे बढ़ते हैं, और अपना आज का नया फ्रेश टॉपिक लेते हैं, एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है और क्या लिमिटेशन है। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सर आपका मई के अटेम्प्ट में इन्होंने पूछ लिया, रिसेंट अभी मई का जो एग्जाम हुआ मई 24 का, उसके अंदर उन्होंने ये क्वेश्चन नंबर 5B के अंदर जो है ये पार्ट पूछ लिया कि भाई बताओ बेनिफिट्स क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। 7 पॉइंट थे बस, ये 7 पॉइंट मेरे को लिख के आने थे, और जो कि मैं लिख के आया हूँ, ठीक है। मेरे को इतना अच्छे से क्यों याद है, एक तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, मैंने खुद ने वो पेपर दिया और मैंने वो चीज़ को अटेम्प्ट भी किया है, समझ रहे हो। तो सर मेरे को जो है एकदम जो है मज़ा आ गया जब ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, मेरा 7 पॉइंट है अपने पूरे दिमाग में, पूरे के पूरे 7 पॉइंट में वहाँ पे लिख के आया सर, ठीक है। एकदम इजी पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि सर ये क्वेश्चन सर एग्जाम में पूछ लिया गया है तो फिर अपने को जो है रिपीट होते हुए नहीं मिलेगा September 24 या फिर Jan 25 में। तो सर ऐसा नहीं है, चांसेस है रिपीट हो भी सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज अब उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं, ये वाला क्वेश्चन उसके लिए एलिमिनेट अगर आप कर देते हो तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि वो आपको September 24 के अटेम्प्ट में पूछ सकता है। January 25 में शायद रिपीट हो जाए, बट September 24 के अंदर रिपीट होने के लिए शायद मेरे को थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम लगती है कि ये रिपीट होगा। तो इसके बजाय फिर इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसके आसपास के एरिया है ना, वो ज़्यादा फिर अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि लिमिटेशंस वाला पार्ट फिर अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा September 24 के लिए, क्योंकि उसने बेनिफिट्स पूछ लिया। बेनिफिट्स के जस्ट नीचे आते हैं आपके 4-5 पॉइंट के स्ट्रेट क्वेश्चन लिमिटेशन के, ठीक है ना, स्ट्रेट आंसर आपके किसके, लिमिटेशन के। तो सर अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं शायद लिमिटेशन पूछूँ, बेनिफिट्स तो मैं शायद मई 24 में रिपीट नहीं करूँगा, बट ऐसा नहीं है मैं इसमें पढ़ाऊंगा नहीं, आपको पढ़ाऊंगा मैं इसमें आपको, बिकॉज January 25 के लिए भी यही लेक्चर्स रहने वाले हैं, तो आपको इसमें मैं जो है अच्छे से बता दूंगा। January 25 में शायद वो रिपीट करने की अगर उसको इच्छा हो तो वो कर सकते हैं, बट September 24 में चांसेस कम लग रहे हैं, ठीक है सर। तो ये वाला एक पार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि तुम September 24 वाले एकदम लीनियंट होकर बैठ जाओ, नहीं तुमको भी अटेंटिव रहना, नॉलेज तो अपने को लेना है ना पूरा सर, ठीक है। तो ये अपने को समझ लेनी बात, आराम से एकदम चिल हो जाओ, और अपन जो है स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक, जो कि है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, फिर लिमिटेशंस पे जाएंगे। इंपॉर्टेंस के अंदर सर पहला लाइन देखते हैं क्या बोलता है वो, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एसेंशियली लाइज इन इनेबलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस ये है कि भाई अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हो तो आप आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना। अपन बोलते हैं ना, आपने कभी भी बिजनेस वालों को बोलते हुए सुना होगा कि भैया अपने को कॉम्पिटिटर से, भाई अपने कॉम्पिटिटर से अपने पास, मेरे पास एडवांटेज है, मेरे को एडवांटेज चाहिए, ठीक है ना। तो अपन बोलते हैं ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, क्यों चाहिए सर, क्योंकि अपने को जो है उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। अगर अपने को उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, तो अपने पास जो है क्या होना चाहिए सर, अपने पास जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिस स्ट्रैटेजी को अपन यूज़ करके अपने सारे रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, और मैनेज कर करके अपन क्या करेंगे, अपना जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है अचीव करेंगे। और सर वो क्या बोल रहा है कि यार अपने को सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करना है, अपने को अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा अच्छा करना है, मतलब कि अपने को अपने आप से ही कम्पीट करना है, और जो अपन पहले थे उससे अपने को आज बेटर बनना है, ठीक है। तो अगर अपने को बेटर बनना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, अपने को पता है विजन मिशन अपन बनाते हैं, अपना विजन मिशन सेट करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, उसका स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं। कोई भी अगर दिक्कत आया, कोई भी अगर अपने को खमियाँ लगती है उसके अंदर, तो अपन उसको क्या करते हैं सर, इंप्रूव करते हैं, उसको अपन करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो अपने को बताइए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का अपना प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर अपन ये सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, वो बोल रहा है कि ये सारे टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये टास्क आप परफॉर्म कर क्यों रहे हो, ताकि आपको जो है आपके कंप्यूटर से ज़्यादा जो है एक एज मिले, एक कॉम्पिटिटिव एज मिले, ताकि आप आपके कंप्यूटर को जो है आउटलास्ट कर पाओ, आप उसको बीट कर पाओ, आप उसको हरा सको और आप आगे जा सको, आप अपने आप से अपना एक बेटर वर्जन बन सको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है सर आपको जो है, आपको जो आपके इन्वेस्टर्स है, आपको आपके इन्वेस्टर को रिटर्न देना है। आपने काफ़ी बार सुना रहेगा ना, अपन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक कंपनी में पैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि अपने को यार रिटर्न चाहिए ना, अपने को रिटर्न चाहिए। तो अपन ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि यार वो अच्छे से अपने अपने सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करे, ताकि वो हमको रिटर्न दे पाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा पैसा लगा हुआ है कंपनी में, तो हमारा पैसा लगा हुआ है, तो हम चाहेंगे क्या कि भैया रिटर्न मिले, हम चाहेंगे क्या कि भैया रिटर्न मिले ना। तो रिटर्न के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अच्छे से चलाना पड़ेगा ना, तभी तो अपने को रिटर्न मिलेगा। तो सर अपना एक एक्सपेक्टेशन होता है कि अपने को रिटर्न चाहिए, तो अगर अपने को अच्छा रिटर्न चाहिए तो अपने को चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने लिए, क्यों, क्योंकि अपने को सुपीरियर रिटर्न देना है अपने इन्वेस्टर्स को,
सुपीरियर रिटर्न देना है अपने इन्वेस्टर्स को। फिर उसके साथ साथ अपना कस्टमर होता है, कस्टमर का भी अपने से अपना एक्सपेक्टेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन से, क्या कि भाई अपने को प्रोडक्ट, अपने को जो सर्विस है वो एकदम अच्छी मिली, वो एकदम अपने को शानदार सर्विस मिले, शानदार शानदार एकदम प्रोडक्ट मिले अपने को, तो ये उसका एक एक्सपेक्टेशन है। तो उसके लिए अपने को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट काम आता है, ताकि अपन सुपीरियर वैल्यू जनरेट कर सके हमारे कस्टमर्स के लिए, उनको अच्छा हम लोग वैल्यू, कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे जो कि उनके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करे, है ना। कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा तभी तो उसकी लाइफ में वैल्यू आएगा सर। अपन कोई ऐसे चिंदी विंदी ऐसे कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसको चिपका देंगे तो थोड़ा ना उसकी लाइफ में वैल्यू आएगा सर। तो अपने को क्या चाहिए कि अपने को सुपीरियर वैल्यू जनरेट करना अपने कस्टमर्स के लिए, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वहाँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपने को काम आएगा। फिर अपन क्या बोल रहे हैं, अपने को अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, अपने को एकदम अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो अपने को उसके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट काम आएगा, ठीक है ना सर। और भी लोगों का अपने से एक्सपेक्टेशन होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्टेशन होता है, किसका, अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने सप्लायर्स का, अपनी गवर्नमेंट का, कि भाई यार टैक्स वैक्स भरो, इतना तुम कमा रहे हो तो टैक्स वैक्स भी तो भरना पड़ेगा। सोसाइटी का यहाँ पे क्या होता है सर, एक्सपेक्टेशन होता है CSR, अपन लॉ में पढ़ते हुए आते, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा दान धर्म भी करना पड़ता है, तो सोसाइटी का उससे अपना एक्सपेक्टेशन आ जाता है, क्या कि भैया आएगा अपना कमा वमा रहा है तो थोड़ा दान वान भी करेगा, थोड़ा सा ना CSR भी, एक्सपेंस वगैरह भी करेगा, है कि नहीं सर। सेक्शन 135 याद आ रहा है ना, लॉ का भी थोड़ा याद आ रहा है ना। और देखो ये बेनिफिट तुमको मिला है, क्योंकि मैं भी इंटर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को भी चीज़ें याद है, तो मैं तुमको मल्टीपल जगह पे कनेक्ट करवा के दे सकता हूँ, है ना। लॉ में भी लेके जा सकता हूँ, टैक्स में भी लेके जा सकता हूँ तुमको, मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ, समझ रहे हो। तो GST में से CSR एक्सपेंस का अपने को ये नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, एग्जाम्शन नहीं मिलता, याद करो, मिलता है क्या, ज़रा चेक करके मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मेरे को बताओ GST के अंदर में, जिसका GST हो गया, अरे अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम लोग तो अभी नई स्कीम वाले हैं ना। ओल्ड स्कीम में क्या होता था, GST सर ग्रुप 1 के साथ ही कवर हो जाता था, अभी GST शायद तुम्हारा ग्रुप 2 के साथ चल रहा है, फिर क्या चल रहा है आई डोंट नो। शायद से जहाँ तक मेरे को आइडिया था लास्ट टाइम, जब नवंबर का जो बैच चालू हुआ, नवंबर 24 का जो बैच चालू हुआ था, उसके अंदर GST शायद ग्रुप 2 के साथ चालू हुआ था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं। तुम्हारा जो तुम September 24 वाले लेक्चर देख रहे हो, तुम्हारा GST हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो मेरे को कमेंट में बताना कि जो CSR एक्सपेंस है उसका अपने को एग्जाम्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, बताओ मेरे को, तुम बताना मेरे को इसमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पर अपन अभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से अपन GST में किधर पहुंच गए सर, ठीक है जरा आ जाओ। तो अपन क्या पढ़ रहे थे सर, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, इंपॉर्टेंस क्या। तो इंपॉर्टेंस के अंदर हमने क्या बोला, भाई लोगों की अपने से एक्सपेक्टेशन है, तो अपने को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होता है, विजन बनाओ, ऑब्जेक्टिव सेट करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो, ये सर अपना क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है सर। तो ये प्रोसेस को अपने को करना पड़ेगा, अपने को भी फॉलो करना पड़ेगा ये प्रोसेस को, क्यों, अरे क्योंकि परफॉर्म करना है अच्छा यार, अपने को अपना इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने पैसा डाल के रखा है, उसको रिटर्न देना है, उसको रिटर्न देना है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अच्छा उसको रिटर्न देना, उसको छोटा मोटा रिटर्न नहीं चाहिए, छोटा मोटा रिटर्न तो चलो नॉर्मल बंदा भी दे देगा, ठीक है, बट अपने को उसको अच्छा सुपीरियर रिटर्न देना है, तो उसके लिए अपने को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कस्टमर को अच्छा वैल्यू देना है, सुपीरियर वैल्यू देना है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत वैल्यू नहीं देना है, उसको अच्छा खासा सुपीरियर वैल्यू देना है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, सुपीरियर परफॉर्मेंस चाहिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है, एम्प्लॉयज़ का एक्सपेक्टेशन है, सप्लायर्स का एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है, उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं सर। अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, अपन इन दो रीजंस की वजह से है ना, मेनली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को जो है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, इन दो रीजन की वजह से। कौन से सर वो दो रीजन, कि अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। अभी तो ऊपर अपन ने डिस्कस किया क्या, कि भाई अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, अपने को अपने कंप्यूटर को जो है हराने का है, अपने को अगर अपने कंप्यूटर को हराने का है तो उससे थोड़ा आगे रहना पड़ेगा, उससे थोड़ा आगे रहना है तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना गुरु, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। तो इसमें अपन कैसे कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपन अचीव कर पाएंगे, सोचो ना। मैं एक धंधा चला रहा हूँ, सामने वाला भी एक धंधा चला रहा है, मेरा ही कॉम्पिटिटर है, मैं मतलब मान लो मैं अगर जूते बना रहा हूँ, मैं नाइकी हूँ, तो नाइकी का कॉम्पिटिटर कौन हो गया, पूमा, एडिडास, वो भी तो जूते बना रहे हैं ना सर। तो मेरे को एज ए नाइकी उनसे आगे रहना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि वो नहीं बना पा रहे, कुछ यूनिक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कुछ यूनिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग नहीं बना पा रहे। अब जैसे एप्पल है, एप्पल अपने यूनिकनेस के लिए जाना जाता है, आप उसको एप्पल को इतना महंगा एकदम मोटा अमाउंट देते हो, पैसा देते हो इतना ज़्यादा, लाखों में आप उसके जो है फ़ोन खरीदते हो, क्यों खरीदते हो, एक तो उसका ब्रांड आइडेंटिटी बन चुका है, एक ब्रांड बन चुका है कि भाई एप्पल के लिए पैसे दे रहे हो, उसके लोगों के लिए पैसा दे रहे, उसका जो लोगो आता है ना एप्पल का आधा कटा हुआ, उसके लिए अपन पैसे दे रहे। और दूसरा अपन क्यों पैसे दे रहे हैं उसको, क्योंकि वो यूनिक फीचर्स भी लेके आता है ना। एप्पल ने जो एयरपोर्ट्स निकाले थे, सबसे पहले एप्पल था जो जिसने वो ब्लूटूथ एयरपोर्ट्स निकाले थे, उसको देख करके बाकी सारे लोगों ने भी कॉपी कर लिया। फर्स्ट कॉपी है मेरे पास खुद के पास, फर्स्ट कॉपी पड़ा है सर एप्पल का एयरपोर्ट्स। अपन इतने अमीर तो है नहीं कि एप्पल के ओरिजिनल ले लेकिन फर्स्ट कॉपी तो ले सकते। फर्स्ट कॉपी मैंने फिर लिया, ठीक है ना। तो एप्पल अपनी यूनिकनेस के लिए भी जाना चाहता है, ठीक है ना सर। एप्पल कुछ ना कुछ यूनिक
कांड करते रहते हैं। अभी वो उसने कुछ तो भी शायद VR वगैरह भी निकाला है शायद एप्पल ने, मेरे को इतना चीज़ें पता नहीं, मैंने इतना देखा नहीं क्योंकि अपन मे के अटेम्प्ट में थे, तो मे की तैयारी चल रही थी, तो इतना मैंने देखा नहीं, तो बट मेरे ख्याल से उसमें से उन्होंने कुछ VR वगैरह भी निकाला है शायद से। तो सर वो लोग यूनिक चीज़ें निकालते हैं, यूनिक चीज़ें निकालते हैं, इसलिए उनको लोग पैसा भी देने के लिए तैयार है, ठीक है ना, इसलिए वो उनके कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों आ रहा है, क्योंकि वो लोग कुछ यूनिक प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ यूनिक लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो कि कस्टमर के लाइफ पे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। अब पहले कस्टमर को क्या करना पड़ता था, वो वायर लेके चलना पड़ता था, इतनी बड़ी बड़ी वायर होती थी, ठीक है, बट उनको अभी उन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया वायरलेस इसके साथ, हेडफोन्स के साथ, वायरलेस ईयरफोन्स के साथ में, है ना। एप्पल एक पहला था जिसने ये भी हटा दिया अपना जो 3.5 mm का जैक आता है ना, जहाँ पे अपन फ़ोन में हेडफोन्स लगाते हैं, अपने ईयरफोन्स लगाते हैं, 3.5 mm का जैक, वो खड्डा, हाँ, तो वो वही 3.5 mm वाला खड्डा, ठीक है, और कोई खड्डा नहीं है, ठीक है, हाँ। तो सर वो मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, इधर 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 ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ सर, थोड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एप्पल ही वो पहला पहला इंसान था जिसने जो क्या किया, पहला इंसान नहीं सॉरी, पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने वो 3.5 mm का जैक भी हटा दिया। क्यों, क्योंकि उसको वायरलेस ईयरफोन्स लेकर आने थे, एयरपोर्ट्स लेकर आने थे, तो उसने वो हटा दिया, ठीक है ना। तो वो यूनिक चीज़ ऐसा करते रहता है जिसकी वजह से उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से लोग उसका जो प्रोडक्ट है वो खरीदते हैं सर। तो अपने को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा अगर अपने को क्या चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए सर। तो ये एक बात हो गया। फिर उसके बाद सर अपना जो कंपनी है, कंपनी इसको अपने को गाइड करना है, ठीक है ना। गाइड क्यों करना है सर, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है ना स्टैटिक नहीं है, इन्वायरमेंट काफ़ी डायनामिक है, चेंजेस होते रहते हैं सर, चेंजेस होते रहते हैं इन्वायरमेंट में। अगर आप लोगों ने BC के पढ़ा है फाउंडेशन में, तो उसके अंदर अपने को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं कि भाई जो अपना इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। वो क्या है सर, डायनामिक है। तो डायनामिक है तो सर चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, और वो चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें किसको गाइड तो करना पड़ेगा ना, कंपनी को। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये गाइड करेगा कंपनी को किसमें, जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसको उससे लड़ने के लिए, उसको अडाप्ट करने के लिए, चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए आपको कौन गाइड करेगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस गाइड करेगा। तो इसके लिए सर आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, इन दो ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, मेनली इन दो ऑब्जेक्टिव्स की वजह से। कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, और दूसरा अपने को कंपनी को गाइड करना है सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, ठीक है सर। उसके बाद सर वापस मैंने आपको ऊपर बोला था ना कि एक क्वेश्चन है जो अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर आप करते क्या हो, ये वाला क्वेश्चन नीचे रिपीट होगा। देखो उन्होंने रिपीट कर दिया यहाँ पे, क्या, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ व्हाट, डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटिंग इवेल्युएटिंग स्ट्रैटेजी, एंड टेकिंग क्या, करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर वापस आ गया, क्या कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आप करते क्या हो। ऊपर उन्होंने बोल दिया यही 5 पॉइंट, अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर भी तो उन्होंने सेम चीज़ बोली, क्या बोली, कि भाई फर्म का विजन मिशन बनाओ। मैं अंडरलाइन करके बता देता हूँ, फर्म का विजन मिशन बनाओ, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करो। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर क्या, आप चीज़ों को देखोगे कि भाई सब चीज़ें सही से हो रही है, अगर सही से नहीं हो रही है तो आप उसको ठीक करोगे, यानी कि करेक्टिव एडजस्टमेंट लोगे। नीचे का लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है उन्होंने, करेक्टिव एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। आप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करोगे, कुछ भी गलती आपको दिखेगी कि भाई ये इधर जो है अपना जो ये प्रोसेस है वो गलत जा रहा है, तो उसको आप ठीक करोगे, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करोगे, है कि नहीं, कहा गया, ये देखो ये आ गया। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, तो विजन मिशन का पॉइंट भी नीचे था, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का पॉइंट नीचे था, करेक्टिव एडजस्टमेंट के इसमें। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, ये वाला पॉइंट भी नीचे था। क्रिएट करो, चूज करो, इंप्लीमेंट करो स्ट्रैटेजीज, ये वाला पॉइंट भी नीचे था। इवेल्यूएट करो आपकी स्ट्रैटेजी को, नीचे क्या लिखा था उन्होंने, स्ट्रैटेजी को इवेल्यूएट करो। देखो क्या लिखा था उन्होंने, इवेल्यूएटिंग द स्ट्रैटेजी। ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, ऊपर उन्होंने लिखा है क्या, देखो ऊपर उन्होंने लिखा है इवेल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस। अब सर मेरे को बताओ, अब मैं बोल रहा हूँ आपको मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, एकदम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मेरी, तो आप क्या बोलोगे, मतलब परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा। या फिर मैं उल्टा बोल लूँ, मेरा परफॉर्मेंस है ना एकदम एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस चल रहा है, एकदम मतलब एकदम बहुत बहुत एकदम अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या बोलोगे, जो तूने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की रहेगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तेरे लिए साबित हुई है, तभी तू अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, बराबर है कि नहीं। तो आप वैसा बोला, ऐसा खाओ या फिर ऐसा खाओ, क्या आप क्या बोल रहे हो, क्या है, परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करो, परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर रहे हो, इन शॉर्ट आप स्ट्रैटेजी को एवेल्यूएट कर रहे हो कि भाई स्ट्रैटेजी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, स्ट्रैटेजी को एवेल्यूएट कर रहे हो, इन शॉर्ट आप परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर रहे हो कि भाई सही से परफॉर्म कर पा रहे नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो, वैसा वैसा सीन है। तो उन्होंने पॉइंट्स को बस घुमा फिरा के थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न किया है, थोड़े से वर्डिंग्स में चेंज ऊपर नीचे किया और वापस से सेम पॉइंट नीचे रिपीट कर दिया, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन यही है क्या, कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर आप करते क्या हो, है ना। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर अपन ये 5 चीज़ें करते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अच्छे से लिख के आना, तभी याद होगा तुमको ये सारी चीज़ें। मेरे को इतना अच्छे से याद तभी है क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं सर, ठीक है। तो जो नोट्स टेलीग्राम पे अपन डेली बेस पे अपलोड करें ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट आई होप आपको क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सर।
आगे बढ़ जाइए। देखो मैं बीच बीच में मेरे साथ क्या हो रहा है ना, मैं एकदम ऐसा हाइपर हो जा रहा हूँ, एकदम ऐसे एक्साइट होकर मेरी पिच एकदम से ऊपर चली जाती है। फिर मेरे को थोड़ा सा कूल डाउन होने लगता है, मेरे को लगता है कि मैं यार बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा पता नहीं है, कुछ नया है मेरे साथ इसके लिए ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बट ठीक है अपन कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल भी करना होता है। देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर अपन को कंट्रोल भी करना होता है, तो अपन सारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रियल लाइफ पे भी लगाएंगे अपने ऊपर कि भाई कंट्रोल करना है सिचुएशन को, अपने को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है सर, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। क्या बोल रहा है सर वो? आगे बोल रहा है जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है ना, प्रोसेस ये जो है ना, ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होगा सर, ये साइक्लिक मैनर में ना चलता रहेगा। इट कीप्स गोइंग ऑन इन अ साइक्लिक मैनर। ठीक है ना, ये साइक्लिक मैनर में चलता रहेगा, ये ऐसे कभी भी खत्म नहीं होएगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि भाई साइक्लिक मैनर में चलता रहेगा, कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है सर। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने यार 2 साल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किया, मेरे को जो है सक्सेस में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो गई, फिर हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता सर। आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थ्रू आउट जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, गोइंग कंसर्न के जैसा ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी है। समझ लो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रिंसिपल है, गोइंग कंसर्न की तरह चलता है कि भाई चलते ही रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। ठीक है, खत्म होगा कब? जब ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो रहा है। ठीक है, उससे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस भी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये बात आपको जो है याद रखनी है। ओके सर, तो अपन फिर अभी आगे आ जाते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, बोलो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एम्फसाइज द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपन ने ऊपर भी देखा है क्या करना है अपने को, एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क देता है स्ट्रैटेजी। क्या देता है कि भाई अपन जिससे अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ढूंढ सके, अपने थ्रेट्स को ढूंढ सके। अपॉर्चुनिटीज़ को क्यों ढूंढना है? ताकि अपन उसको एक्सप्लॉइट करके उसके बेनिफिट्स उठा सके। और थ्रेड्स को क्यों ढूंढना है? थ्रेड्स को इसके लिए ढूंढना है ताकि अपन उसके लिए सेफ गार्ड्स लगा सके। यार अगर अपने इधर आसपास की चोरी हुई है, अपने अपना थ्रेड है ना कि आसपास चोरी हुई है, तो अपने इधर भी हो सकती है। तो क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। सिक्योरिटी को अपन बढ़ा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? एक सेफ गार्ड लगा रहे हैं ना अपन। तो वैसा ही है सर, अपने को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कोई थ्रेट होता है सर, जैसे नया कोई कॉम्प्यूटर आ गया। ठीक है, कॉम्प्यूटर ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया। अब जब एप्पल ने अपना एयरपोर्ट्स लेकर आया, नया नया मार्केट में उसने एयरपोर्ट जब पहली बार लेकर आया, तो बाकी सारे जो इंडस्ट्री में जो वायर्ड वाले ईयरफोन्स बना रहे थे, उनके लिए क्या हो गया? उनके लिए एक थ्रेट आ गया ना कि एप्पल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने वायरलेस ईयरफोन ला दिया, ये कैसे कर दिया? पहले तो उनके दिमाग में ये सवाल आया कि भाई ये कैसे कर दिया, कि एप्पल ने एक नया इनोवेशन किया। ठीक है, फिर बाकी सारे लोगों ने स्टडी किया, समझा कि भाई अच्छा इन्होंने वायरलेस कैसे बनाया, फिर उन्होंने भी वायरलेस बनाना शुरू किया। तो पहले उन्होंने थ्रेड को आइडेंटिफाई किया, क्या कि भाई कंप्यूटर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, तो अपने को भी उसको क्या करना पड़ेगा? अपने को भी जो है रिएक्ट करना पड़ेगा, और अपने को भी वो सेम चीज़ को जो है कुछ ना कुछ जो है अपने को नया इनोवेशन करना पड़ेगा, या देखो अपने को वो चीज़ को जो है इमिटेट करके उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म करना पड़ेगा। आगे ये सारी बातें अपन डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। अभी तुम्हारे थोड़ा सा नई चीज़ है, तो इसलिए तुमको थोड़ा धीरे धीरे आराम से तुमको समझ में आएगा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हारा जो थिंकिंग का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर तुम उधर तक नहीं सोच पा रहे हो जिधर तक मैं सोच पा रहा हूँ, तो टेंशन मत लो, तुम लोग भी धीरे धीरे वहाँ तक आ जाओगे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? अपने को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इस प्रोसेस के थ्रू अपने को जो है क्या करना है? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स को ढूंढना है और उनको जो है डील करना है सर। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। उसके बाद अपन ने क्या बोला? अपने को कंपनी के स्ट्रेंथ्स पता करने हैं। क्यों पता करने हैं? ताकि यार अपन उसको यूज़ कर, स्ट्रेंथ है तुम्हारा तो तुम उसको यूज़ करने को देखोगे ना कि यार ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो मैं तो इसको इधर इधर यूज़ करूँगा, इधर तो मैं फोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ है, मेरे को बेनिफिट चाहिए, मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। ठीक है ना सर? तो आपके जितने भी वीकनेसेस थे उनको आपको ऑफसेट करने थे। ऊपर याद है ना, ये देखो ये वाला पार्ट अपन ने ऊपर देख लिया ऑलरेडी। चीज़ें रिपीट हो रही है थोड़ी सी, देखो ये दिख रहा है आपको। स्ट्रैटेजी क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करती है एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, जिसमें अपन क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, थ्रेड्स ढूंढते हैं, स्ट्रेंथ को पता करते हैं, वीकनेस को ऑफसेट करते हैं, वीकनेस को खत्म करते हैं अपनी। ठीक है ना? तो वही बातें उसने नीचे भी यहाँ पे रिपीट की हुई है। उसके बाद अपन आगे जाते हैं सर। आगे अपन किधर जाएंगे? आगे अपन आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये क्या पढ़ रहे थे सर? ये भी अपन जो है बेसिक बातें ही पढ़ रहे थे अभी तक। अब अपन और डीप डाइव करेंगे और अच्छे से इंपॉर्टेंस समझेंगे। अभी अपने हेडर्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे एक एक, जिसके अंदर अपन समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो एग्जाम में आया था, इसको भी अपन अच्छे से आराम से खोल के पढ़ेंगे एकदम। ठीक है, तो अब आ जाओ नीचे। नीचे क्या बोल रहे हैं सर? अभी तक अपन इंपॉर्टेंस ही पढ़ रहे हैं, वो हेडिंग शायद नीचे ऊपर थोड़ा हो गया, या फिर मॉड्यूल मैंने तुमको बताया कि इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के अंदर ऐसे चेंजेस किए हैं ना कि भाई कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो आगे आ जाओ। आगे क्या बोल रहा है सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के अंदर? कि आपको जो है आपकी स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको सर्वाइव करना है और आपको ग्रोथ चाहिए। आपको क्या करना है? सर्वाइव करना है और आपको ग्रोथ चाहिए। आपको थोड़ा ना एक ऐसे तो ना ऑर्गेनाइजेशन आज शुरू हुई, तो उसको जिस इनिशियल फेज पे वो शुरू हुई है, जितने इनिशियल कैपिटल के साथ शुरू हुई है, उसको उतने पे रहना, उसको तो आगे बढ़ना है, उसको तो और बड़ा होना है। बड़ा होने के लिए ज़्यादा कैपिटल लगेगा।
और भी काफ़ी सारे रिसोर्स लगेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है क्या करना है, अक्वायर करते जाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, वैसे वैसे आप जो है बड़े होते जाओगे सर। तो वैसे ही आपका क्या इंटेंशन है यहाँ पे, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको ग्रो करना है, आपको सर्वाइव करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाती रहनी पड़ेगी। अलग अलग स्ट्रैटेजी को सिर्फ बनाने से थोड़ा ना काम चलेगा, इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट करोगे तभी तो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सर आपको उनको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, कि स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको इंप्लीमेंट करो, सर्वाइव करो, ग्रोथ करो। ठीक है, ग्रोथ मतलब ग्रोथ अचीव करो। उसके बाद कह रहा है इन द प्रेजेंट टर्बुलेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, बोल रहा है प्रेजेंट में क्या चल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी टर्बुलेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी टर्बुलेंट है, क्यों टर्बुलेंट है, क्योंकि सर काफ़ी सारे मल्टीपल चीज़ें, लॉज एंड रेगुलेशन से आपको काफ़ी लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। इसके अंदर अपन आगे एग्जाम्पल्स भी लेंगे 2-3, पढ़ते क्या बोलता है वो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जब अपन 10th में होते थे, 10th या फिर 9th में होते थे पता नहीं, अपने को जो है बायोलॉजी के अंदर एक कोई तो भी चैप्टर होता था, उसके अंदर अपने को जो है डार्विन, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी होती थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो वो जो थ्योरी थी चार्ल्स डार्विन की, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी अप्लाई होती है, सिर्फ आपके ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, और एज अ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थ्योरी भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि भाई सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो थ्योरी है, मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिटेस्ट मतलब क्या, फिट नहीं मतलब बॉडी बॉडी होना चाहिए ऐसा वाला फिट नहीं। फिट यानी कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है उसको आपको सही से यूज़ करते आना चाहिए। पहले तो अच्छे आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके बाद आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो। तो वो भी एक तरीके से वो बोल रहे हैं, मतलब सही चीज़ सही तरीके से काम करो। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आपके मैनेजमेंट कंपेटेंट मैनेजमेंट है, फिट यानी कि क्या, कंपेटेंट मैनेजमेंट, कंपेटेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ऊपर अपन ने पढ़ा ना। तो फिट से वो लोग उसको रेफर करते हैं कि भाई मैनेजमेंट कंपेटेंट अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वो सारे अपने रिसोर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज उनको करते आना चाहिए। पहले तो रिसोर्स होने चाहिए, रिसोर्स नहीं है तो अक्वायर करो। ठीक है ना, अक्वायर कैसे करोगे, उसके मीन्स ढूंढो, रास्ते ढूंढो, डायरेक्शन पकड़ो एक अच्छी। तो उस सेंस पे वो लोग फिट को यहाँ पे जो है इंडिकेट कर रहे हैं। तो चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी होता है, जो अपन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा, जिसका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, जो अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करेगा, रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, वो जो है सर्वाइव करेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपना अपना सही तरीके से चेंज को मैनेज नहीं किया। अब आपका इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, जैसे अपना अपन ने देखा पहले अपन बटन वाले फ़ोन यूज़ करते थे। अब बटन वाले फ़ोन से अपन आज कौन से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आजकल बटन वाले फ़ोन को यूज़ ही नहीं करता है। ठीक है, बेसिक से बेसिक अगर कोई ज़्यादा अच्छा अर्न नहीं कर रहा है, लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो गया, अगर कोई ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है, वो भी आज की डेट में सारा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, वो भी आज की डेट में स्मार्टफोन अफोर्ड कर पा रहे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक चेंज आया है सर, बटन वाले फ़ोन से अभी काम आपका नहीं होने वाला है, अब आपका काम होगा स्मार्टफोन से। तो लेकिन नोकिया एक इसमें एक एग्जांपल निकलता है जिसने ये चेंज को बहुत ज़्यादा लेट एक्सेप्ट किया। ऐसे नहीं है नोकिया ने स्मार्टफोन नहीं निकाला, नोकिया ने भी स्मार्टफोन निकाले, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट निकाले। जब पूरी दुनिया ने स्मार्टफोन को एक्सेप्ट कर लिया था, उसके बाद नोकिया अपना स्मार्टफोन लेकर आया। ठीक है, तब तक वो जो है बटन वाले फ़ोन ही लेकर आ रहा था। तो नोकिया ने यहाँ पे क्या किया, ठीक है ना, नोकिया यहाँ पे फिट नहीं था। नोकिया अगर फिट होता तो वो जो चेंज आ रहा था, वो एक ट्रांजिशन आ रहा था कि भाई बटन वाले फ़ोन से सब जा रहे हैं डिजिटल, सब जा रहे हैं एकदम स्मार्टफोन की तरफ, तो सर नोकिया को भी वो ट्रांजिशन के अंदर जो है अपना ट्रांजिशन ले लेना चाहिए था, नोकिया को भी वो चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन नोकिया ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या, क्या वो फिट नहीं था, बिल्कुल फिट नहीं था। फिट नहीं था इसके लिए तो सर आज इतना नोकिया अपन बात करते, नोकिया की एग्जांपल लिए जाते, लेकिन नोकिया के एग्जांपल क्यों लिए जाते, बिकॉज वो फेल कर गया। ठीक है ना, तो आपके जो है यहाँ पे नोकिया ने जो है आपकी चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आगे वो क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद और डिटेल चर्चा करेंगे। कह रहा है वो, एज प्रोपोगेटेड बाय चार्ल्स डार्विन इज द ओनली प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द फिटेस्ट आर नॉट द लार्जेस्ट। ऐसा नहीं है कि भाई जो लार्ज फर्म है वही फिट है, जो टाटा से, मतलब इसके अलावा टाटाज हो गया, फिर अम्बानीज हो गया, इनके अलावा कोई सर्वाइव ही नहीं करेगा। ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे पहुंच गए, बड़े स्केल पे ऑपरेट करे, तो उनके अलावा तो फिर तो कोई ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा, कोई बचेगा ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है सर, फिट मतलब कि ये नहीं कि हम लोग लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ही फिट है, ऐसा नहीं। और द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा नहीं है फिट है। जो भी अपने रिसोर्स को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है ना, वो हमारे लिए फिट है। सिंपल सी बात है, जो भी अपने रिसोर्स को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, जिसका मैनेजमेंट कंपिटेंट है, जिसका मैनेजमेंट का कैरेक्टर अच्छा है, वो हमारे लिए फिट है। ठीक है ना, बट दोज हु कैन चेंज एंड अडेप्ट सक्सेसफुली, जो चेंजेस को अच्छे से अडेप्ट कर पा रहा है। जैसे अभी नोकिया हमारे लिए फिट क्यों नहीं है, नोकिया इतना बड़ा था, नोकिया के पास भी जब आप पहले का टाइम देखोगे 2008, 2009, 2010 ये वाला टाइम अगर आप देखोगे, तो नोकिया के पास बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट शेयर था। ठीक है ना, नोकिया नोकिया एकदम लीड कर रहा था पूरे मोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर में। लेकिन सर नोकिया ने एक चेंज को अडाप्ट नहीं किया। ठीक है ना, इतना बड़ा मार्केट शेयर होने के बाद भी अपन उसको क्या बोल रहे हैं, फिट नहीं बोल रहे। तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक चेंज आया, वो चेंज को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो उस चेंज को एक्सेप्ट करता और टाइम के साथ साथ स्मार्टफोन बनाने शुरू कर देता, तो शायद आज नोकिया को भी हम लोग फिट बोलते।
लेकिन आज हम लोग नोकिया को फिट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि उसने वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फिट बनना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपको फिट बनाना है, तो आप क्या करो, चेंज को एक्सेप्ट करते चलो। यानी कि आप कौन सा स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी अप्लाई करो। लिंक बैठ रहा है सर, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, चेंज, कोई भी नया सर्कमस्टेंस आपको पता लगता है, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर नया चेंज आता है, आप उसको अडॉप्ट करो। यानी कि क्या, कौन सा अप्रोच आप अडॉप्ट करो, रिएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करो, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करो। तो सर अपन वही बोल रहे हैं कि अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन फिट कब बोलेगी, जब वो चेंज को एक्सेप्ट कर सकती है ना, जब वो चेंज को अच्छे से अडॉप्ट करेगी, सक्सेसफुली अडॉप्ट करेगी टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसको आप सक्सेसफुली अडॉप्ट कर पा रहे हो, तो आप फिट हो। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हमने बोला नोकिया हमारे लिए क्या है सर, नोकिया हमारे लिए फिट नहीं है। क्यों फिट नहीं है सर, उसने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया ना। अब नोकिया के अलावा और भी हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि बजाज का स्कूटर, ठीक है। पहले के टाइम में अगर आप देखते होगे तो ऐसे ऐसे पुराना एंटिक स्कूटर आते होते। रुक जाओ, मैं मार्किंग कर सकता हूँ क्या, हाँ ये देखो ये वाले, ये देखो ये वाले स्कूटर है ना। पहले के ज़माने में सर ये वाले स्कूटर बहुत चलते थे, ठीक है ना। हम लोग जब छोटे होते थे, जब मैं छोटा होता था, 6-7 साल का होता था, तो हमारे सोसाइटी में भी एक अंकल होते थे, उनके पास ही स्कूटर होता था। तो हम लोग मस्ती करते थे। इसका एक किक होता था नीचे की तरफ पे, अगर आप देखोगे ना यहाँ की तरफ पे, टायर की तरफ पे उसका किक होता था। वो किक पे हम लोग ऐसे गाड़ी पे बैठ के उसको ऐसे किक मारते जाते थे। फिर अंकल पीछे जाते थे, अंकल आगे हमको चिल्लाते थे, तुम क्या कर रहे हो, खराब हो जाएगा स्कूटर। लेकिन एकदम ऐसा सर खटारा टाइप होता है ये। थोड़ा टाइम जब तुम नया नया स्कूटर लोगे तो अच्छा चलेगा, बाकी उसके बाद 1-2 साल बाद तुमको ऐसा खटारा वाला फीलिंग आएगा, ठीक है ना। बट बजाज पहले ये वाले स्कूटर बहुत बनाता था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आया, एक्टिवा आया, ठीक है ना। जैसे फ़ोन की इंडस्ट्री में हम लोग नोकिया का एग्जांपल दे रहे हैं, वैसे इसके उसमें व्हीकल्स की इंडस्ट्री में अपन किसका एग्जांपल ले रहे हैं, अपना बजाज के स्कूटर का एग्जांपल ले रहे हैं। बजाज के स्कूटर में क्या हुआ, चेंज आया, एक्टिवा आई, ठीक है ना। नॉन गियर वाले व्हीकल्स आने शुरू हो गए थे। अब ये जो स्कूटर होता है इसके अंदर गियर होता है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेक होता है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड के ब्रेक के इसमें क्या होता है, यहाँ पे गियर होता है, गियर सिस्टम होता है। तो सर ये गियर्ड वाले स्कूटर्स होते थे। बाद में क्या आने लगे, नॉन गियर स्कूटर्स आने लगे, यानी कि आपके एक्टिवा वगैरह आने लगे जिसके अंदर गियर नहीं होता सर। लेकिन बजाज क्या करा, बजाज ने स्टिल बोला कि नहीं। आप देखते हो कि आज की डेट में बजाज स्कूटर बनाता है, बजाज ने स्कूटर बनाना ही छोड़ दिया ना। बजाज का एक्टिवा आता है क्या, बजाज का एक्टिवा नहीं आता है। बजाज ने बोला कि यार अपने को नॉन गियर सेगमेंट में जाना ही नहीं है। बजाज ने फिर क्या कर दिया, बाइक्स बनाने शुरू कर दिए, पल्सर लाया, और भी बहुत सारे उसके जो भी बाइक्स वगैरह रहेंगे। एवेंजर, उसका एक शायद एवेंजर भी बजाज का ही आया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसने वो सारी चीज़ें लाने शुरू करे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें क्यों लाने शुरू करे, क्योंकि उसका शुरू से भाई क्लियर था कि भाई अपने को नॉन गियर सेगमेंट में आना ही नहीं है, अपने को गियर वाली गाड़ियाँ बनानी है। तो इसलिए उसने बाइक्स की तरफ वो चलेगा, स्कूटर फिर उसने बनाना ही छोड़ दिया। उसने एक्टिवा के अंदर हाथ मारा ही नहीं, ठीक है। जबकि उसने मारना चाहिए था, क्योंकि चेंज आ रहा है। तुम भी स्कूटर बना रहे हो ना, बस क्या करो, गियर हटा दो अपने स्कूटर में से, गियर तुमने अपने स्कूटर में से हटा दिया, एक्टिवा बन गया। चेंज को तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं। लेकिन बजाज फेल्ड टू एक्सेप्ट द चेंज, इसलिए अपन बोल रहे बजाज भी फिट नहीं है अपने लिए, ठीक है ना। बजाज का स्कूटर भी फिट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि चेंज आ रहा था यार, नॉन गियर वाली गाड़ी आ रही थी, एक्टिवा आ रही थी। तुम अभी भी स्कूटर बना रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो फिर इसके लिए हम लोग उसको बोल रहे हैं कि बजाज भी फिट नहीं था। बजाज क्योंकि फिट नहीं था तो सर्वाइव भी नहीं कर पाया। आज की डेट में बजाज के स्कूटर नहीं आते, नहीं बिकते सर। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है अपने पास, किसका, वीडियोकॉन का, है ना। वीडियोकॉन सर याद है पहले आपको, वो एक वो टाटा स्काई का भी ऐड आता था, इसको लगा डाला तो लाइट जिंगा डाला, वो डिश डिश का ऐड होता था, डिश टीवी होता था। आज की डेट में सर डिश टीवी थोड़ा चलते हैं इतने, डेफिनेटली चलते हैं। बट आप अगर कुछ अगर से फॉर एग्जांपल आप एक नया फ्लैट ले रहे हो, तो वो नए फ्लैट में आप थोड़ा ना एक डिश टीवी लगाओगे। आप तो स्मार्ट टीवी लोगे ना, आप वाईफाई लगाओगे, स्मार्ट टीवी लोगे, है कि नहीं। बट जो पुराने जिनके पहले लगे हुए वो आज भी कंटिन्यू करते हैं। आज भी मेरे सामने आमने सामने में अगर देखूँ तो बिल्डिंगों पे डिश टीवीज रहते हैं, लेकिन इतने नहीं रहते, काफ़ी कम हो गया, नंबर काफ़ी कम हो गया। अगर कोई नई बिल्डिंग बनी ऑल टुगेदर तो वहाँ पे रहते ही नहीं है। नई बिल्डिंग के अंदर सब लोग स्मार्ट टीवी लगा के बैठे, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। तो वीडियोकॉन भी क्या कर रहा है, वीडियोकॉन नहीं ला रहा है ना। वीडियोकॉन ये सारी चीज़ें नई नई चीज़ें, फाइट स्मार्ट टीवीज़ वगैरह इनमें नहीं घुस रहा है। वो बोल रहा है कि यार अपन जो है अपने डिश टीवी वाले ही बेचेंगे, डिशेज ही अपन बेचेंगे, वो जो आता है ना से गोला, अपन वही बेचेंगे। तो वो अभी लेकिन नहीं चल रहे ना, वो अभी चल रहे नहीं। आगे एक टाइम है जहाँ पे पूरा डिश टीवी का पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा, तो वीडियोकॉन क्या हो जाएगा, वीडियोकॉन पे सक्सेसफुल नहीं बन पाया ना सर। ऐसी सिचुएशन में वीडियोकॉन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वीडियोकॉन चेंज को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, वो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर रहा है। तो अपन उसको फिट भी नहीं बोल रहे, फिट नहीं है तो क्या हो रहा है, सर्वाइव और ग्रोथ नहीं अचीव कर पा रहा है अपना। क्योंकि इंटेंशन क्या, अपना इंटेंशन है सर्वाइव करना, अपने अपने को क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। लेकिन क्योंकि ये लोग चेंज नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग फिट नहीं है। अब क्योंकि ये लोग फिट नहीं है, तो हमारे लिए ये लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए ये लोग ग्रोथ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, जो कि एक्चुअली में भी यही होता है। हमने नोकिया के साथ भी देखा, बजाज के साथ भी देखा, वीडियोकॉन के साथ भी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना सर।
तो यहाँ पर हमारा सर क्या हो गया, इंपॉर्टेंस और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों है, क्योंकि अपने को वो ग्रोथ अचीव करवाएगा, अपने को वो सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए सर हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है सर। उसके बाद सर हम लोग आगे आ जाते, जो हमारा May 24 का क्वेश्चन है ना, जो कि Jan 25 में शायद रिपीट हो जाए, September 24 के अंदर चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताओ, बेनिफिट्स बताओ, व्हाट आर द बेनिफिट्स या फिर व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है ना सर, तो ये हमको जो है जानना है। ओके सर, तो अपन इंपॉर्टेंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि भाई अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट अपना ये कि भाई अपने लिए वो क्या करेगा, गोल्स एंड मिशन को डिफाइन करेगा। सर अपन अभी भी देख रहे हैं क्या कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या हमारा जो प्रोसेस होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर अपन अपने गोल्स मिशंस को डिफाइन करते हैं सर। तो अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपने को हेल्प करेगा क्या कि अपन अपने गोल्स और जो मिशन है ना उसको डिफाइन करें। अगर आप देखोगे ना तो आगे गोल्स मिशंस इनके ऊपर डिटेल में बातें, देखो विजन है, फिर इसके बाद ये आ गया मिशन, ये आ गया मिशन, तो मिशन के ऊपर आगे डिटेल सर्च है, तो आप टेंशन मत लो, आगे आ रहा है सब। देखो गोल्स के ऊपर डिटेल सर्च है, ठीक है ना सर। तो गोल्स मिशंस क्या होते हैं, उसको अपन कैसे डेवलप करते, आगे सब अपना जो है पॉइंट आने वाला है। बस अपना इतना समझो कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट ये कि अपने गोल्स एंड मिशन को डिफाइन करने के लिए जो है हेल्प मिलता है, कि भाई अपन गोल्स मिशन को जो है डिफाइन कर पाते हैं। उसके बाद सर और कहाँ पे हेल्प मिलता है सर, हेल्प मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए कोर कंपिटेंसीज। अच्छा, अब ये कोर कंपिटेंसीज क्या होता है सर, ये कोर कंपिटेंसीज क्या होती है, तो कोर कंपिटेंसीज भी आगे आने वाली है। आप जब चैप्टर 2 पढ़ोगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे अपन, तो चैप्टर 2 चैप्टर 3 के अंदर अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कोर कंपिटेंसीज कैसे होती है, क्या होता है, कैसे इनको डेवलप किया जाता है। तो सब आगे जो है आगे पॉइंट आने वाला है। तो अभी मैं टच करके इसके ऊपर बोल के कुछ मेरे को नहीं लगता मतलब है, बिकॉज आगे अपन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अपन इसको बस एक पॉइंट तुम दिमाग में डाल लो कि क्या वो हेल्प करता है, अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है, कि वो अपने को हेल्प करता है कोर कंपिटेंसीज डेवलप करने के लिए, और अपने को उस कोर कंपिटेंसीज की वजह से क्या मिलता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है। बेसिकली कोर कंपिटेंसी मैं बोलूँ ना, तुम्हारे पास कुछ बहुत सारी मल्टीपल फील्ड्स होती है, मल्टीपल फील्ड्स मतलब 5 से 10 तुम कोई फील्ड पकड़ लो, और वो 5 से 10 फील्ड के अंदर तुमको एक्सपर्टीज है। से फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, एक बंदा है अपना, ठीक है, वो बंदे को जो है उस बंदे के पास जो है क्या है, उस बंदे को अकाउंटिंग का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, उसको लॉ का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, उसको जो है टैक्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज है, उसको जो है किसका नॉलेज है, उसको जो है ऑडिट का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो ये 4-5 एरियाज होगा, जिस 4-5 एरिया के अंदर उस बंदे को बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, उस बंदे का एक्सपर्टीज है मैं कह रहा हूँ। तो वो 4 से 5 जब चीज़ों का सम बनाते हैं हम लोग, और वो 4 से 5 एरियाज के उसके अंदर उसके पास क्या है, एक्सपर्टीज है ना, तो उन एक्सपर्टीज को हम बोलेंगे क्या है, उसका कोर कंपिटेंसी, यानी कि उसके पास वो कोर कंपिटेंसी है उसकी, कि भाई उसके पास 4-5 एरियाज के अंदर जो है पूरा एक्सपर्टीज है, उसको 4-5 एरियाज का पूरा अच्छा थरो नॉलेज है। ठीक है ना, तो अपन उसको बोलेंगे उसके पास क्या कोर कंपिटेंसी है। अब क्योंकि उसके पास वो कोर कंपिटेंसी है, तो उसका जो कॉम्प्यूटर रहेगा उस कॉम्प्यूटर से वो आगे रहेगा। हो सकता है उसके कॉम्प्यूटर को सिर्फ अकाउंट्स और लॉ का ही अच्छा नॉलेज हो, इसके पास टैक्स का, ऑडिट का, अपना इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इन सब चीज़ों का, कॉस्टिंग का, इन सब चीज़ों का अच्छा नॉलेज है। लेकिन उस दूसरे बंदे का, उसके कंप्यूटर के पास सिर्फ 2 एरिया का नॉलेज है, वो बंदे के पास 2 एरिया का एक्सपर्टीज है। तो इसके पास कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एज मिल गया इसको, इसके पास कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आया। क्यों, क्योंकि इसके कंप्यूटर से आगे क्यों आ गया, क्योंकि उसके पास कोर कॉम्पिटेंस है ना, उसके पास कुछ कुछ उसके पास उसके कंप्यूटर के पास जो एक्सपर्टीज है उससे कुछ अलग हटके एक्सपर्टीज इसके पास है। उसके पास 2 एरियाज में एक्सपर्टीज है, इसके पास 5 एरियाज में एक्सपर्टीज है। उसके पास कुछ अलग एक्सपर्टीज है, इसके पास कुछ अलग एक्सपर्टीज है, इसके पास कुछ हटके कुछ यूनिक अलग एक्सपर्टीज है। ठीक है ना, कुछ अलग एक्सपर्टीज की वजह से उसको क्या मिल रहा है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है, वो अपने कंप्यूटर से आगे रह पा रहे हैं। तो सर यहाँ पे जो है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है इसमें आपको हेल्प करेगा। उसके बाद सर और कहाँ पे वो हेल्प करेगा, तो वो हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव बनाने में। ठीक है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करेगा कि भाई तू पहले से प्लान करके चल। ठीक है ना, पहले से उसको जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के आप प्रिडिक्शन करोगे थोड़ा सा, कि भाई आगे के फ्यूचर के सिनेरियोस क्या होने वाले, फ्यूचर में ऐसे ऐसे होने वाला है। आपको काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज से आपको पता लगता है कि भाई गवर्नमेंट ये चीज़ों पे जो है, इन मुद्दों पे जो है डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में, तो हो सकता है ये वाला जो एक्ट है, ये वाला जो लॉ है, ये जल्दी इंप्लीमेंट में लाया जाए, जल्दी इसको जो है इन्फोर्स किया जाए। तो आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो पहले से, कि भैया ये जो लॉ है, ये पार्लियामेंट के अंदर बातें चल रही है क्या, कि प्लास्टिक बैन वगैरह होने वाला है, उसके लिए कोई तो भी ये लोग लॉ लेकर आने वाले हैं कि भाई ऐसी सारी चीज़ें जो है वो लोग जो कि हजार्डस है नेचर के अंदर में, नेचर को हजार्डस है जो, उसको अपन बैन करेंगे। अपना जो है प्लास्टिक के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्शन होता है, तो अपन पहले से स्ट्रैटेजी बना लेंगे ना कि भाई प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लो, कोई दूसरा सब्सटीट्यूट ढूंढ लो, वुड वगैरह ले लेंगे, स्टील वगैरह ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे अपन कुछ और अल्टरनेटिव से स्विच कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपन ने देखा कि बातें चल रही है कि भाई बैन होने वाला है, तो अपन भी अपनी स्ट्रैटेजी पहले से प्रिपेयर करके रख देंगे, कि पहले से अपनी भी प्लानिंग पहले से शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ही अपने को क्या कर रहा है,
प्रोएक्टिव बना रहे हैं ना, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर अपन देख रहे हैं कि अपने आसपास ये चल रहा है, अपने इन्वायरमेंट में ये चल रहा है, ये सारे चेंजेस होने वाले, तो वो सारे चेंजेस के लिए आप पहले ही तैयार बन जा रहे हो। ये सारे चेंजेस के लिए आप पहले से तैयार हो जा रहे हो, पहले से आप प्रोएक्टिव बन जा रहे हो। क्या कि मैं पहले से भाई ऐसे ऐसे कर देता हूँ, अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर देता हूँ, पहले से अपने जो दूसरे दूसरे प्लान है वो बनाने शुरू कर देता हूँ। तो आपको क्या बनाएगा, प्रोएक्टिव बनाएगा रादर रिएक्टिव। ठीक है ना, वो बोलेगा कि भाई लॉ आएगा, लॉ आने के बाद मैं चेंज करूंगा, इससे अच्छा तो पहले से पता है ना लॉ आने वाला है, तो तू पहले से तैयारी शुरू कर देना, तो क्यों तू रिएक्टिव स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहा है। तो प्रोएक्टिव रहना, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट आपको प्रोएक्टिव रहने में मदद करेगा सर। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर, और आपका फ्यूचर जो है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जब फ्यूचर में जब गवर्नमेंट लॉ लेकर आएगी, तब आपके पास ऑलरेडी प्लान्स रहेंगे कि आप कैसे कैसे जो है आगे वर्क करने वाले हो, तो आप एक अच्छी पोजीशन में रहोगे। अगर आप एक अच्छे पोजीशन में रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाएगा। आपके कॉम्प्यूटर अच्छे अच्छे पोजीशन में नहीं रहेंगे तो आप उनको क्या कर पाओगे, आप उनको आउट परफॉर्म कर पाओगे, है कि नहीं सर। तो इधर आपको जो है अभी मदद मिलेगा। तो 3 एरियाज में अभी तक हमने देखा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपने को मदद करेगा। सबसे पहला, वो अपने गोल्स एंड मिशन डिफाइन करने में अपने हेल्प करेगा, वो अपने को कोर कॉम्पिटेंसीज अचीव करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से अपने को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाएगा। उधर इधर जो कॉम्पिटेटिव लिखा है एडवांटेज मिस हो गया है, तो इधर देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद सर वो क्या बोल रहा है सर, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपने को हेल्प करेगा प्रोएक्टिव रहने में रादर रिएक्टिव। वो अपने को प्रोएक्टिव बनाएगा, रिएक्टिव बोलेगा तू रिएक्टिव की तरह ज़्यादा मजा, तू प्रोएक्टिव की तरह पहले से अच्छे से प्लान कर और अपने फ्यूचर को एकदम सिक्योर रख, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट आपको क्या बनाएगा, प्रोएक्टिव बनाएगा रादर रिएक्टिव। उसके बाद सर आगे देखते हैं, हमको वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। ऊपर भी हमने देखा था ना कि वो अपने को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेमवर्क करेगा वो प्रोवाइड हमारे किसको, हमारे कॉर्पोरेट लेवल जो मैनेजर्स हो गए, जो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गए, उनको वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा जिससे सारी जो मेजर डिसीजन मेकिंग है ना वो लोग कर पाएंगे, ठीक है। जो भी मेजर डिसीजन मेकिंग है ना, मेजर बड़े बड़े डिसीजन वो अपने कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स लेते हैं, तो उनको एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क देगा कि वो सारे मेजर डिसीजन जो है ले सके। उसके बाद सर अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और किसमें अपने को हेल्प करेगा, तो प्रिपेयर करेगा ऑर्गेनाइजेशन को अपने फ्यूचर से फेस करने के लिए। इधर अपन ने बात की ना, क्या बात करी इधर, ये वाले सर्कल में अपन ने बात करी ना, क्या बात करी इधर, कि भाई अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो अपने को क्या करेगा, अपने फ्यूचर के लिए अपने को तैयार करेगा। अपने फ्यूचर के लिए जो है अपने को क्या करेगा, अपने फ्यूचर के लिए देखो तैयार करेगा, इधर लिखा हुआ है फ्यूचर के लिए अपने को क्या करेगा, फ्यूचर के लिए अपने को तैयार करेगा। तो फ्यूचर के लिए अपने को वो तैयार कर रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है, वो अपने को प्रिपेयर कर रहा है ना अपने फ्यूचर के लिए, शेपिंग इट्स फ्यूचर, यानी क्या फ्यूचर के लिए अपने को प्रिपेयर करवा रहा है। तो यही पॉइंट इसने यहाँ पे रिपीट कर दिया। इधर एक छोटा पॉइंट यहाँ पे उन्होंने फ्यूचर का लिखा था, उस पर एक अलग से इन्होंने पॉइंट बना दिया, क्या कि वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करता है अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो अभी तक अपन ने कितने देखे, अभी तक अपन ने 5 पॉइंट देखे। 5 पॉइंट अपन ने क्या देखे कि भाई अपने को गोल्स एंड मिशन को डिफाइन करने में हेल्प करता है, अपने कोर कॉम्पिटेंसीज को जो है डेवलप करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से अपने को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा, अपने को प्रोएक्टिव बनाता है रादर रिएक्टिव। उसके बाद अपने को जो है एक फ्रेमवर्क देता है जिसमें हम लोग सारे डिसीजंस ले सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए अपने को तैयार करते हैं, और अपने फ्यूचर के लिए अपने को करते हैं तैयार करते हैं। 5 पॉइंट है, जब आप घर पे जाओगे नोट्स बनाओगे, खुद से लिखोगे और खुद से याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये याद करना है सितंबर 24 वालों को भी करना है, जनवरी 25 वालों को भी करना है, क्योंकि मई 24 में पूछ लिया, तो सितंबर 24 वाले तुम ऐसा मत करना कि भाई मई 24 में पूछ लिया तो चलो इसको याद नहीं करते। चांसेस है रिपीट हो सकता है, तो तुम्हारे हाथ के मार्क्स जो चले जाएंगे नहीं तो, अगर तुम अच्छे से इसमें जो है एफर्ट नहीं मारोगे। तो अच्छे से एफर्ट मारना, एग्जाम में पूछता है नहीं पूछता है वो दूसरी बात है, वो अपन रिवीजन जब करेंगे तब अपन सोचेंगे, ठीक है, तब अपन प्रिडिक्शन करेंगे। अभी की डेट में तुम्हारा अच्छा टाइम है, तो अच्छे से टाइम तुम लगाओ और अच्छे से सारी चीज़ें याद करो, ठीक है। तो फिर सर ये जगह जगह पे आपने क्यों लिखा है, जगह जगह पे इससे लिखा कि तुमको एक आइडिया मिलता है कि कौन से एरिया जो है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन से एरिया से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद सर हमारा जो 6th पॉइंट आ रहा है, 6th पॉइंट क्या आ रहा है सर, 6th इंपॉर्टेंट क्या है हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, तो ये हमारे लिए कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करेगा। एक हमारे सिपाही की तरह काम करेगा, जो सिपाही है जो कि सबसे आगे चल रहा है और आगे चल के सर हमारी रक्षा कर रहा है, ठीक है। कोई भी अगर खतरा आएगा तो सबसे पहले वो मतलब कोई भी अगर सामने से गोली चलेगी तो सबसे पहले वो सिपाही पे चलेगी, सबसे पहले वो सिपाही मरेगा, तो पीछे वाले लोग अलर्ट हो जाएंगे कि भाई आगे खतरा है, आगे अपने को नहीं बढ़ना है। तो वैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सुरक्षा कवच बोलते हैं ना, सुरक्षा कवच, एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड की तरह काम करेगा हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कि कोई भी दिक्कत आएगी तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जो भी हमारे तरीके होते हैं, जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज होती है, जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस हमको पहले से इंडिकेट कर देंगे भाई कुछ तो भी आगे दिक्कत होने वाली है, तो तुम पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लो। क्यों, हमको कैसे हमको वो प्रोएक्टिव बनाएगा, जैसे आगे सर्कमस्टेंसेस के अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह होंगे तो अपने को इंडिकेट, हम लोग क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम लोग इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, क्या ऊपर अपन ने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करो, तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हो, देखो अपन ने ऊपर देखा, तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर अपन क्या करते हैं, देखो
दूसरा पॉइंट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर अपन इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कब कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर तो कर रहे हैं। तो हम लोग वही तो पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से अपने को बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। जब इन्वायरमेंट को अपन एनालाइज कर रहे हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, तो अपने को थ्रेट्स पता चल रहे हैं ना, अपने को चीज़ें पता चल रही है कहाँ अपने को खतरा आ रहा है, कहाँ कहाँ पे अपने को दिक्कत आ सकती है। तो अपन पहले से उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं ना। तो इट विल सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड की तरह वो तुमको काम करके देगा, एक शील्ड की तरह वो काम करेगा कि भाई अगर कोई भी अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो तुमको तुरंत पता लग जाएगा, तुम तुरंत अपना जो है स्ट्रैटेजी बनाओगे और तुरंत तुम उसको रिएक्ट करोगे, अडेप्ट करोगे, आगे बढ़ोगे। समझ रहे हो सर। तो एक कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वो यहाँ पे काम करने वाला है। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि कुछ नहीं सर, एक शील्ड की तरह वो काम करेगा, क्योंकि अपन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं। आगे अपने 2 चैप्टर आने वाले हैं सर, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, 2 आगे पूरे चैप्टर आने वाले हैं। एक आ रहा है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में इंटरनल एनवायरनमेंट और एक आएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि आप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट को जो एनालाइज करोगे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे, समझोगे, जो भी दिक्कतें वगैरह होगी उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे, आगे बढ़ोगे। 2 चैप्टर है सर इसके ऊपर, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो सब आगे डिटेल में आने वाला है, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि इन्हांस करेगा हमारी लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस को, यानी कि सर जो अपना गोइंग कंसर्न है ना, गोइंग कंसर्न का जो अजम्पशन है ना, इसको सपोर्ट करेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या करेगा, गोइंग कंसर्न के अजम्पशन को सपोर्ट करेगा कि भाई हमारा धंधा चलते ही जाएगा, उसका जो लाइफ है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर अपन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो अपना धंधा जो है नॉर्मली 10 साल तक चलेगा, अगर अपन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं कर रहे। लेकिन अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर लेंगे तो अपना धंधा हो सकता है 15-20 साल 30 साल तक चल जाए, है ना। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एडवांटेज है, एक बेनिफिट है क्या, कि तुम्हारा बिजनेस का जो लाइफ है, तुम्हारा जो बिजनेस का लाइफ है उसको बढ़ा देगा। इसके लिए क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखो जब पेट्रोल भराने जाते, तो पेट्रोल भराने जाते तो अपने को कुछ तो भी लिक्विड वगैरह ऑफर करते कि भैया ये लिक्विड डाल दूँ क्या, ये लिक्विड डालोगे तो गाड़ी का माइलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये उस लिक्विड की तरह है, जो कि अगर तुम अपने बिजनेस के अंदर डालोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डालोगे, तो तुम्हारा बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन माइलेज काफ़ी अच्छा देना शुरू कर देगा। समझ रहे हो। तो ये कुछ एक ऐसा एडिशन है जिसकी वजह से तुम्हारा जो है परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो तुम्हारा जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तुम मतलब अगर अपन अपनी बात करें तो अपन जो है से फॉर एग्जांपल अपन ने कोई सप्लीमेंट ले लिया, उस सप्लीमेंट से अपनी लाइफ बढ़ गई कि भाई ये सप्लीमेंट अपन नहीं ले रहे तो जितना अपन जीने वाले होंगे उतना जी रहे। अब अपन ने सप्लीमेंट ले ली तो अपन 5-6 साल और ज़्यादा जी जाएंगे। ऐसा कुछ होता तो नहीं, बट एक ऐसा सोच सकते हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सर ऐसे ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट को मेरे साथ एक बार याद कर लेना, घर पे जाके नोट बनाते हुए लिख लेना, तो तुमको सारे पॉइंट्स आराम से याद हो जाएंगे। क्या है सर 7 पॉइंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन क्या है, बोले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझो, क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छे से पढ़ो, उसके बाद तुमको आंसर अपने आप क्रैक करेगा। तो क्वेश्चन क्या है सर कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, या फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेट। तो क्या है सर हमारे इंपॉर्टेंस या फिर बेनिफिट्स, डिफाइंस द गोल्स एंड मिशन, helps the organization to develop core competencies and thereby we achieve competitive advantage, helps organization to be proactive instead of reactive and shaping its future, helps in shaping its future, prepares the organization to face future। इधर से दूसरा पॉइंट निकालो ना, फ्यूचर आया, फ्यूचर से दूसरा पॉइंट निकालो क्या, प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। चौथा क्या आ रहा है सर, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है फॉर ऑल मेजर डिसीजन, सारे मेजर डिसीजन ले सकते हो उस फ्रेमवर्क को यूज करके। फिर क्या करेगा सर, सर्व करेगा एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। और अपने को पिटफॉल्स, अच्छा एक पॉइंट शायद अपन यहाँ पे रह गए कि अपने को खड्डों में गिरने से बचाएगा। ठीक है ना, एक शील्ड की तरह काम करेगा ये, जिसमें अपन खड्डों में गिर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो इट विल सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल, गलतियां करने से बचेंगे, और जो अपने रास्ते में खड़े आएंगे वो खड्डों में अपनी गाड़ी जाने से अपनी बच जाएगी। ठीक है ना, तो अपने के लिए वो क्या करेगा, सर्व करेगा एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। लास्ट क्या करेगा, हमारे जो बिजनेस की लॉन्जिटिविटी है उसको जो है इनहांस कर देगा। हमारे जो बिजनेस की क्या है सर लॉन्जिटिविटी है उसको क्या कर देगा, इनहांस कर देगा। तो 7 पॉइंट है, अच्छे से घर पे जाना, इसको कल भी अपन जब आएंगे तो उसको लेक्चर की शुरुआत में रिवाइज करेंगे। घर पे जाना, अच्छे से इसको जो है नोट्स बना करके लिखना। घर पे जाना मतलब तुम घर पे ही बैठे, मतलब आफ्टर द लेक्चर जब मैं होमवर्क अपलोड करूँगा तब तुम लोग क्या करना, अपने जो है इसका होमवर्क जो है यहाँ पे कर लेना, नोट्स बना लेना, तो तुमको सब अच्छे से जो है याद हो जाएगा। तो यहाँ पे सर इसी के साथ एक और एक टॉपिक हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। क्या, हमारे जो इंपॉर्टेंस है, हमारे जो बेनिफिट्स है आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, वो हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म कर दिए। ओके सर, तो फिर अपन अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं सर। अगला टॉपिक क्या है सर, जहाँ पे अपन ने अभी बेनिफिट्स देखे, तो बेनिफिट्स के अगेंस्ट में सर क्या आता है, लिमिटेशंस। तो थोड़ा सर जहाँ पे कुछ फायदे हैं वहाँ पे थोड़े बहुत ये भी होंगे सर, थोड़े बहुत नुकसान भी होंगे। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है सर, लिमिटेशन क्या है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहला लिमिटेशन आ रहा है सर हमारे सामने कि भाई जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट,
हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कैसे है सर? इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा, हाईली कॉम्प्लेक्स है सर, हाईली कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट है, स्टेबल नहीं है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है सर, काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट है, काफ़ी ज़्यादा नए नए चेंजेस आते रहते हैं, नए नए चेंजेस आते रहते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ता है? अडॉप्ट करना पड़ता है चेंजेस को, नए अडेप्ट चेंजेस को, अगर नए चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? नोकिया जैसा हाल हो जाएगा सर। किसके जैसा हाल हो जाएगा? नोकिया जैसा हाल हो जाएगा। तो अपना हाल नोकिया जैसा ना हो, इसलिए अपने को क्या करना है सर? चेंजेस को अडॉप्ट करना है सर। तो इन्वायरमेंट हमारा एक लिमिटेशन यहाँ पे क्या आता है, क्योंकि हम लोग, ज़रूरी नहीं है ना सर जितने भी चेंजेस आए आप हर चेंज को अडॉप्ट कर पाओ। कोई छोटा मोटा चेंज आएगा, आप उसको अडॉप्ट शायद नहीं कर पाओगे, कुछ आपके सर लिमिटेशन है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन के भी तो कुछ लिमिटेशन है। आपके शायद रिसोर्स ना हो, आप कुछ नया नया चेंज आ रहा है, कुछ नया ट्रेंड आ रहा है, अब उस ट्रेंड के लिए आपको कोई जो है नई टेक्नोलॉजी लग रही है, आपके पास कुछ इतने फंड्स नहीं है, आप उस नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आ रहा है सर? एक थोड़ा लिमिटेशन आ रहा है ना। तो ये लिमिटेशन क्यों आ रहा है? क्यों आपको नीड क्यों आया? पहले तो आप ये देखो ना, नीड क्यों आया आपको? टेक्नोलॉजी नया, जो आप बिजनेस में अपन बात कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी लेकर आने का, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि नया ट्रेंड आया, नया ट्रेंड आया, नए ट्रेंड के लिए अपने को नया टेक्नोलॉजी लेकर आना है, लेकिन अपने पास पैसा ही नहीं है, अपने पास फंड्स ही नहीं है। फंड्स नहीं है तो कहाँ से लेकर? चोरी वगैरह थोड़ा ना कर सकते हैं अपन, ऊपर हो रहा है स्ट्रैटेजी शुड भी प्रैक्टिकल, चोरी वगैरह थोड़ा ना कर सकते भाई। तो अपने को क्या करना पड़ेगा सर? अपना फिर यहाँ पे लिमिटेशन आएगा, अपन वो ट्रेंड के साथ जो चेंज जो आ रहा है वो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्यों चेंज क्यों आया? क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना यार, इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट है, डायनामिक है, आते रहते हैं चेंजेस। ठीक है ना, तो अपना यहाँ पे क्या आ रहा है? अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर इसमें लिमिटेशन आ रहा है, अपन फिर सही तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपन चेंज को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपन चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट है। आगे एग्जाम्पल भी है हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। ठीक है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट एंड एक्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप अप इन फ्यूचर। आपका जो इन्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये तो अपन समझ चुके हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट की वजह से हम लोग जो है चीज़ें फ्यूचर में कैसे बनेगी, ठीक है ना, फ्यूचर में चीज़ों का क्या, अपना इन्वायरमेंट फ्यूचर में कैसा होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये अपने को जो है, ये जो आज आज उसको प्रिडिक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये है सर। क्या है सर? आज हमारे लिए उसको फ्यूचर कैसे शेप अप करेगा उसको प्रिडिक्ट करना हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, आज हम लोग इजीली जो है ये नहीं बैठे बैठे प्रिडिक्ट कर सकते भाई कौन सा शेयर उठेगा, कौन सा शेयर गिरेगा, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। फ्यूचर थोड़ा ना कोई भी बता सकता है, हाँ थोड़ा बहुत आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो जो आपका आउटकम होगा, जो आपके फ्यूचर में जो चीज़ें जब अपना वो होगा, तो जब वो हो सकता है आपकी प्रिडिक्शन के कहीं आसपास हो। ठीक है, लेकिन हो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब जब आपने प्रिडिक्शन की, तब तक जो जो आपने प्रिडिक्शन की वैसी की वैसी एकदम एग्जैक्टली सेम हुई। जैसे अपन भी बहुत सारी चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं कि भैया इसमें इतने मार्क्स आ जाएंगे, उसमें इतने मार्क्स है, होता तो वैसा पूरा उल्टा ही है ना। ऐसे थोड़ी ना अपनी प्रिडिक्शन पे अपने को अपनी प्रिडिक्शन सही कर देगा, ऐसे तो बोलेगा भाई जो मैं प्रिडिक्ट करूँगा वही चाहिएगा। ठीक है, तो ऐसे है। तो इन्वायरमेंट क्या है सर? आपका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट है। इसकी वजह से क्या हो रहा है सर? आप फ्यूचर को जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप सही से आज स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे? अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट अपने को प्रोएक्टिव बनाएगा। अपन अगर स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट करेंगे, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो अपन क्या बनेंगे? प्रोएक्टिव बनेंगे। प्रोएक्टिव के लिए अपने को थोड़ा बहुत फ्यूचर का भी तो आइडिया होना चाहिए, तभी तो अपन डे 1 से लेकर डे एंड तक सारी चीज़ें प्लान कर पाएंगे। तो अपन शुरुआत से अपने को पूरा चीज़ प्लान करके चलना है, तो अपने को थोड़ी बहुत फ्यूचर की भी तो आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारे चेंजेस उसके अंदर आते रहते हैं। तो हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। अगर हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो आज हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे, तो आज अपन प्रोएक्टिव नहीं बन पा रहे, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का लिमिटेशन आ रहा है। समझ रहे? तुम कनेक्ट कर पा रहे हो? तुम इधर देखो, इधर तुम ध्यान से देखोगे तो वो बोल रहा है कि भैया तुमको प्रोएक्टिव होने में मदद करता है, तुमको क्या करता है? प्रोएक्टिव होने में मदद करता है। प्रोएक्टिव होना तो थोड़ा बहुत फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए। इधर हम लोग फ्यूचर के बारे में ही पता नहीं कर पा रहे, इसके लिए हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ा सा जो है सही साबित नहीं हुआ है, वो लिमिट हो जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर को तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो कितने हद तक प्लानिंग कर लोगे? एक एक्सटेंट पे आके तुमको तुम्हारी प्लानिंग रोकनी पड़ेगी, पूरा तो तुम प्लान कर नहीं पाओगे, तो कैसे प्रोएक्टिव बनोगे? तो तुम कैसे पूरा प्रोएक्टिव बन पाओगे? तो एक इसका यहाँ पे क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया। उसके बाद सर अगर आगे अपन देख ले, तो द ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट अबाउट इट्स फ्यूचर शेप में ऑफुली गो राउंड। हो सकता है ना सर, जो जैसा अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो वैसा ना हो, वैसा ना हो है अपने केस में। तो वैसे अपन ऐसा वैसे ऐसे सी स्टूडेंट अपने में तो ऐसे होता है, अपन प्रिडिक्ट करते हैं भाई हो जाएंगे पास, आ जाएंगे इतने इतने नंबर, नहीं होता। मेरे साथ भी नवंबर 23 में ऐसा होगा, मैं भी प्रिडिक्ट करके बैठा था, मस्त ओसी भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन बाद में पता चला भाई नहीं हुआ, आओ May 24 में वापस, है ना। अभी भी May 24 में आके दिया है पेपर, अब क्या होएगा? अब September 24 में वो बुला ले शायद, कुछ भी हो सकता था। अपन जो प्रिडिक्ट करे हो सकता है वो गलत चले जाए, हो सकता है कि नहीं। अपने केस में तो पॉसिबिलिटी, अपना इसमें पॉसिबिलिटी वैसे ही चलती है कि अपन गलत ही जाते। तो ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी वैसे ही हो सकता है, बोल रहे क्या कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रिडिक्ट किया वो उसमें गलत चले गए, है ना। एंड जियो पैराडाइज और स्ट्रेटेजी प्लान्स, और जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान्स है ना, फिर वो उसकी वजह से खराब हो जाएंगे। हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसकी वजह से हमारी स्ट्रैटेजी पे तो इम्पैक्ट आएगा, स्ट्रैटेजी भी तो अफेक्ट होगी। वही तो बोल रहे हैं हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वहाँ पे लिमिट हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वैसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। अपने को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोएक्टिव बनाना है, लेकिन अपन जो सोच के प्रोएक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हैं
वैसा हुआ ही नहीं तो फिर अपना प्रोएक्टिवनेस तो क्या ना, खत्म हो गया ना प्रोएक्टिवनेस तो अपना। तो वही सर एक लिमिटेशन है यहाँ पे। द इन्वायरमेंट अफेक्ट्स एज द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डील विद सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ता है, आपके कस्टमर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, इनके साथ अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ जो है डील करना पड़ता है। तो वो लोग कैसे अभी रिएक्ट करेंगे, उनका उनकी तरफ से कैसे चीज़ें की जो है डीलिंग्स वगैरह होगी, वो अपने को नहीं पता ना। तो वहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, और अनसर्टेनिटी होती है तो थोड़ा सा अपन जो है चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, लिमिट हो जाता है वहाँ पे। दिस रिलाइंग ऑन बिजनेस स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली कुड गो एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी आपने बना के रखी है, एक बिजनेस स्ट्रैटेजी आपने प्रोएक्टिव बेसिस पे बना के रखी है, सिर्फ आप उस पर ही रिलाई करो, ये आपके लिए जो है काम नहीं करेगा। इसके लिए अपन ने शुरुआत में आपको प्रोएक्टिव और रिएक्टिव रहना चाहिए। लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करोगे तो आप प्रोएक्टिव भी बनोगे। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक लिमिटेशन है क्या, कि ये आपको सिर्फ प्रोएक्टिव बनाता है, ये आपको रिएक्टिव नहीं बनाता है। आपको होना चाहिए प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको सिर्फ प्रोएक्टिव बनाता है। तो ये इसका एक वो है सर, लिमिटेशन है। ये इसका जो है एक डीमेरिट है समझ लो, कि आपको सिर्फ प्रोएक्टिव बनाता है। जबकि हमको सिर्फ प्रोएक्टिव बनने से काम नहीं चलेगा, अपने को थोड़ा सा रिएक्टिव भी रहना पड़ेगा। तो अपन ब्लाइंडली, ये देखो इधर मैंने क्या है, ब्लाइंडली अपन जो है क्या नहीं कर सकते, ब्लाइंडली जो है हम लोग बिजनेस स्ट्रैटेजी पर रिलाई नहीं कर सकते सर। ब्लाइंडली हम लोग जो बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ना, अपनी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो रॉन्ग जाएगी सर। क्यों रॉन्ग जाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट टर्बुलेंट है। इन्वायरमेंट टर्बुलेंट है। अब जैसे सर ईवी है सर, ये अपनी क्या है सर, ये अपनी जो है एक स्कूटर मेरे को मिल गया, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा था डेडिकेटेडली पिक्चर। तो ये स्कूटर का अपने को मिल गया पिक्चर, तो अपन ने ये लगा दिया। ये मान लो सर क्या है सर, अपना ये अपना ईवी है, ईवी, ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। एक तो मेरे पास पेन टैब नहीं है सर, पेन टैब होता है तो उसका मज़ा अलग ही होता है, माउस से लिखना पड़ता है। सर ये अपने क्या है सर, ईवी है, ठीक है। तो ईवी के अंदर क्या हुआ सर, ईवी के अंदर सर आपने केस सुना था, एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल गया था। आई डोंट थिंक सो, ओला, शायद से ओला की वो बाइक थी सर, ओला की बाइक थी, उसने आग पकड़ ली। सुना होगा ना तुमने, ये उसकी भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल थी, बंदा चला रहा था, गाड़ी उसने रोकी, गाड़ी जैसे ही रोकी सिग्नल पे आग पकड़ ली, ब्लास्ट हो गया, है ना। ब्लास्ट नहीं हुआ शायद, लेकिन आग पकड़ ली उसने। तो आग पकड़ ली तो ये तो खतरा है ना सर, अपनी जान को तो खतरा आ जाएगा ना। आग पकड़ रहा है भाई, गाड़ी ऐसे कैसे हो सकता है, तुम थोड़ा ना वो गाड़ी को चलाओगे जो गाड़ी आग पकड़ रहा है। तो ईवी के साथ भी तो यही हो रहा था। जितनी भी ईवी की कंपनीज थी, ओला, फिर एथर वगैरह, काफ़ी सारी कंपनीज है, नई नई कंपनीज तो भी डेली बेसिस पे आ रही है। तो इन लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि यार अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, नए नए लॉज एंड रेगुलेशन ला रहा है। टैक्स में भी अपन जो है डिडक्शन देखते हैं, कि डिडक्शन अपने को मिलता है, कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेस करने के लिए अपन लोन लेते हैं, तो लोन पे अपने को डिडक्शन भी मिलता है। सेक्शन 80 के अंदर में, सब सेक्शन में कोई अच्छे से याद नहीं है क्लॉज वगैरह, बट सेक्शन 80 के अंदर अपने को डिडक्शन मिलता है एक। अगर तुमको याद रहेगा तो तुम कमेंट करके बता देना। तो वहाँ पे अपने को डिडक्शन मिलता है कि भाई तुम ईवी के लिए लोन लो, ईवी के लिए लोन लोगे तो आई थिंक सो 2023 तक ही था वो डिडक्शन, शायद अपने को देख लेना, तुम लोग एक बार चेक कर लेना। तो अपने को क्या हो रहा था वहाँ पे, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी ना आपकी कंपनियों को, कि भाई डिडक्शन ले लो, उसके लिए लोन लो, ईवी खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदो, और हम तुमको डिडक्शन दे देंगे इनकम टैक्स के अंदर में, है ना। अच्छा खासा 1-1.5 लाख का कोई डिडक्शन देता। तुम लोग थोड़ा सा, तुम्हारा इस बार रिवीजन हो जाएगा जाके देख लेना, याद रह जाए, क्या पता एग्जाम में पूछ ले वो तुमको September 24 में, है ना। तो ये एक बार देख लेना तुम लोग। तो गवर्नमेंट भी यहाँ से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जितनी भी ईवी की कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो बनाती है, टाटा हो गई, ओला हो गई, ये सारे लोग, तो इनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है डिडक्शन देके इनकम टैक्स के अंदर में, वैसे सारे लॉज एंड रेगुलेशन बना करके। ईवी वाले लोग भी फुल एकदम एक्साइटेड है कि भाई हाँ हाँ, अपन अपन भाई गाड़ियाँ बनाएंगे, गाड़ियाँ बिकेगी फुल फॉर्म में, नया एकदम एक ट्रांजिशन होने वाला है। जैसे अपना फ़ोन के अंदर हमारा डिजिटल से स्मार्टफोन, वैसे अभी पेट्रोल व्हीकल से ईवी पे शिफ्ट होंगे सब लोग। तो अपना भी एकदम एकदम तगड़ा ट्रांजिशन आएगा, एकदम मोटा पैसा बनाएंगे। लेकिन दूसरी जगह सर ये इंसिडेंट हो गया। क्या हो गया दूसरा इंसिडेंट, ओला की गाड़ी में आग पकड़ ली। अब लोग रजिस्ट कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं भाई नहीं, हमको ईवी नहीं चाहिए, अब हमको तो पेट्रोल की गाड़ी चाहिए। पेट्रोल की गाड़ियाँ ऐसे आग नहीं पकड़ती, तुम्हारी ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी तो आग पकड़ रही है। तो ये क्या हुआ, ये इन्वायरमेंट के अंदर एक इंसिडेंट हुआ ना। अब इन्वायरमेंट, अब ओला की गाड़ी ने आग पकड़ा, लेकिन टाटा की गाड़ी, टाटा को भी तो उसका नुकसान होगा ना, टाटा भी ईवी बना रही है। फिर कोई भी और एक्सपायर, एथर हो गया, एथर भी अभी ईवी बना रहा है। एथर के भी शेयर को तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि है तो एट द एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी ना। अभी ओला की पकड़ी है, कल को एथर तेरी पकड़ ले, तो हम तेरी गाड़ी क्यों खरीदे। ऐसा थोड़ी ना कि ओला की ईवी में ये पकड़ा है, आग पकड़ा है, तो अपन एथर की ईवी जाके खरीद लेते। अलग तो ईवी में आग रहा है ना, पेट्रोल की कोई भी गाड़ी, तो पेट्रोल की कोई गाड़ी में ऐसा इंसिडेंट मैंने तो नहीं सुना अभी तक, रिसेंट में ये सुना है। तो इसलिए मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका। और ये एग्जाम्पल बाद में तुम्हारा ICI के मॉड्यूल में भी है, तो तुम लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, जो भी तुमको पढ़ा रहा हूँ रिलेवेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो है क्या हो रहा है,
तो फिर ऐसे सर ओला के, फिर ओला और जितनी भी बाकी कंपनीज है ईवी की, सारी कंपनियों के ऊपर पे सारे कंपनी के शेयर पे इम्पैक्ट गिर रहा है, सारे कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट गिर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में एक ऐसा चीज़ हो रहा है जो कि अफेक्ट कर रहा है हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को, जो कि हमारे स्ट्रैटेजी को अफेक्ट कर रहा है। फिर अभी सारे जो कंपनी है वो वैसे ही सब आगे नहीं बढ़ सकते। वही जो लोग मार्केटिंग कर रहे थे पहले जैसा, वैसे ही वो लोग मार्केटिंग नहीं कर सकते। अभी उनको थोड़ा मार्केटिंग के अंदर चेंज करना पड़ेगा। थोड़ी सी उनको मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी जो होती है आपके कि मार्केटिंग ऐसे ऐसे करेंगे, वो भी तो आपका स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही है ना, वो भी तो एक स्ट्रैटेजी है ना। तो आपको स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। आपको मार्केटिंग करने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा लोगों को कि भाई ये देखो, ईथर को दिखाना पड़ेगा ना कि देखो भाई ओला की चली है, हमारी नहीं चलेगी, टेंशन मत लो, तो हमारी गाड़ियाँ खरीदो, ओला की मत खरीदो। तो उनको अपना मार्केटिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उनको अपनी थोड़ी बिजनेस का करने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है उनको अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंज करना पड़े। तो काफ़ी सारी मल्टीपल चीज़ें जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है दिक्कत। ये दिक्कत क्यों आ रहा है? इन्वायरमेंट की वजह से दिक्कत आ रहा है। तो अपने को पहला लिमिटेशन समझना ही है कि भाई इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट है। इसकी वजह से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारा थोड़ा सा लिमिट हो जा रहा है। क्यों लिमिट हो जा रहा है? क्योंकि जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वैसा हो वैसा ज़रूरी नहीं है। हमारी प्लानिंग गलत भी जा सकती है, और अगर हमारी प्लानिंग गलत जाएगी तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ हमको प्रोएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव नहीं बनाता। वो रिएक्टिव हमको खुद से बनना पड़ेगा। तो वो इधर इसका जो है यहाँ पे क्या आ गया, लिमिटेशन हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग, दूसरा हमारा यहाँ पे क्या लिमिटेशन है? दूसरा लिमिटेशन ये कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ऊपर हमने देखा था ना, ये देखो ऊपर हमने देखा था इधर किधर है, देखो ऊपर हमने क्या देखा कि ये जो आपका प्रोसेस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, ये खत्म नहीं होता कभी भी। ये साइक्लिक मैनर में चलता रहता है। साइक्लिक मैनर में क्या होता है? साइक्लिक मैनर में चलता रहता है। अब क्योंकि ये साइक्लिक मैनर में चलता रहता है तो ये खत्म नहीं होता। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे हमको चाहिए रिजल्ट एकदम जल्दी से जल्दी कि भैया आज सी ए इंटरमीडिएट में रजिस्टर हुआ, कल अपने को चाहिए सी ए इंटरमीडिएट पास, परसों सी ए फाइनलिस्ट। ऐसा थोड़ा ना होता। टाइम लगता है ना यार, टाइम लगता है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या ऐसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है? तो ये एक इसका लिमिटेशन है कि भाई ऐसा नहीं है कि यार तुमने आज स्ट्रैटेजी बनाई, आज तुमने उस स्ट्रैटेजी को जो है इंप्लीमेंट किया, कल तुमको मिल गया सक्सेसफुल हो गए तुम, कल तुम एकदम बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन गए, टाटा अंबानी रिलायंस विलायंस उनको टक्कर दे रहे हो जाके तुम लोग। ऐसा नहीं हो सकता ना। स्ट्रैटेजी आज बनाई है, इंप्लीमेंट की, थोड़ा टाइम लगेगा, वो स्ट्रैटेजी काम करेगी, इवेल्यूएट करोगे, करेक्टिव एक्शंस लोगे, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, चलता रहेगा, ऐसा नहीं कभी खत्म हो जाएगा। तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि यार टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग कम्युनिकेटिंग द स्ट्रैटेजी। से देखो, स्ट्रैटेजी बनाने में पहले टाइम लगेगा। अच्छा, स्ट्रैटेजी बना लिया तो उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। इम्प्लीमेंट कर ऐसे थोड़ा ना बना दिया और कल इम्प्लीमेंट कर दिया हो गया काम खत्म। ऐसा नहीं यार, मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अगर कोई भी गलतियाँ हो रही है। क्योंकि हमने बोला स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। स्ट्रैटेजी क्या है? फ्लॉलेस है। सॉरी, कभी भी फ्लॉलेस नहीं हो सकती। यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर दिक्कतें होगी, कुछ ना कुछ फ्लॉज उसके अंदर होंगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर लूपहोल्स होंगे। तो वो अपने को भरने पड़ेगा ना, वो अपने को जो है ठीक करना पड़ेगा ना। तो अपने को करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ेगा, तो उसमें अपना टाइम लगेगा। तो अपना टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। इन शॉर्ट, तुम्हारा ये ऐसा कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। द स्ट्रैटेजी दैट मे इम्पेड डेली ऑपरेशन एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट द रूटीन बिजनेस। और इसकी वजह से हो सकता है तुम्हारा जो रूटीन का डेली का जो तुम्हारा बिजनेस है, छोटा मोटा तो भी तुम्हारे ट्रांजेक्शन वगैरह होते, उस पर भी इम्पैक्ट गिर जाए, है ना। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइजिंग आर इंपॉर्टेंट, बट पुटिंग देम इन एक्शन इज वेयर द एक्चुअल सक्सेस लाइज। प्लानिंग तो तुम लोग कर दोगे, स्ट्रैटेजी तो तुम लोग बना लोगे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है। इंप्लीमेंट करते वक्त बहुत सारी दिक्कतें तुमको देखो फेस करने को मिलती है। तो इंप्लीमेंट करने में जब तुम जाओगे तब तुमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले तो बनाने में टाइम लगेगा, फिर तुमको इंप्लीमेंट करने में भी तो टाइम लगेगा, फिर उसको मॉनिटर करने में, करेक्टिव एक्शन लेने में, तो ये चलता रहेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये इसका एक लिमिटेशन हो गया। तीसरा इसका क्या लिमिटेशन है कि भैया बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब ऐसा थोड़ा ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोई भी भाई ऐरा गैरा रत्तू तरह उठ के करना शुरू कर देगा। अपन ने भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पहला चैप्टर पढ़ लिया, चलो जाएंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने। हाँ, ऐसा थोड़ा ना, ऐसा एक चैप्टर पढ़ के तुम थोड़ा ना ये बन गए, एक्सपर्ट बन गए। तुमको कोई एक्सपीरियंस बंदे को हायर करना पड़ेगा, जो कि जिसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से आता हो, जिसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे करना है वगैरह सारी कुछ उसको पता हो, जो कि सारा कुछ चेंज वगैरह को अच्छे से मैनेज कर सके। तो अपने को एक अच्छा टैलेंटेड एक्सपर्टाइज एकदम एक्सपीरियंस वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा। अब ये टैलेंटेड एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट है अपना, जिसके पास पूरा एक्सपर्टीज है सारी चीज़ों का, जो कि एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है, थोड़ा ना फ्री में आएगा, पैसा लेगा ना। फ्री में थोड़ा ना आएगा, पैसा लेगा। अब पैसा लेगा तो क्या होगा, अपने लिए तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। पैसा तो वो चार्ज कर रहा है, पैसा अपनी जेब में थोड़ा है, पैसा तो उसकी जेब में जा रहा है, हमारी जेब से तो जा रहा है उसकी जेब में आ रहा है तो हमारी जेब से जा रहा है ना। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है सर, कॉस्टली है। तो ये इसका एक लिमिटेशन हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाते, नई नई चीज़ें करनी पड़ती है, नए नए रिसोर्सेज एक्वायर करने पड़ते हैं, है ना। एक्सपर्ट हमको जो है इंगेज करना पड़ता है, जो भी एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रैटेजी हमारे लिए बनाएंगे,
प्लानिंग वगैरह करेंगे, वो जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट जो है हमारे से क्या लेगा, पैसा चार्ज करेगा। नीड टू बी इंगेज, एफर्ट्स आर मेड फॉर एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। आपको आपके एनालिसिस करने पड़ते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करो, इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करो, एक्सटर्नल की टीम अलग, इंटरनल की टीम अलग, कितना सारा पैसा लगेगा सर। एफर्ट्स एनवायरनमेंट डिवाइस स्ट्रेटजी एंड प्रॉपरली इंप्लीमेंट, स्ट्रेटजी वगैरह फिर इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है सर। इन शॉर्ट आपका क्या लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। तो ये एक लिमिटेशन होगा। तो 3 लिमिटेशन अपन ने देख लिया। क्या, इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है सर, हम लोग जो है सिर्फ प्रोएक्टिव रहते तो हम लोग फेल कर जाते, क्योंकि चेंजेस होते, चेंजेस हमारे प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो हम लोग का क्या होता है सर, स्ट्रैटेजिक फेलियर होता है हमको, वो हमको नहीं चाहिए, हमको रिएक्टिव बनना पड़ेगा। रिएक्टिव बनना पड़ेगा तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक लिमिटेशन वहाँ पे हम लोग आ रहा है ना वहाँ पे, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमको रिएक्टिव नहीं बनाती है। तो एक हमारा लिमिटेशन क्या हो गया, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या लिमिटेशन हो गया कि भाई टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरा क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब चौथा क्या आ रहा है सर, तो चौथा है सर, इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू अ फर्म स्ट्रैटेजी। फर्म ने एक स्ट्रैटेजी बनाया, अब उसका कॉम्पिटिटर कैसे उसको रिस्पॉन्स करेगा, ये अपने को कैसे पता चलेगा। मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किया, अब मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर कैसे रिस्पॉन्स करेगा वो मैं कैसे बता दूँ, वो तो उसको पता ना, वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो उसको पता। समझ रहे हो। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन सामने वाला बंदा उस स्ट्रैटेजी को रिस्पॉन्स तो करेगा ना, लेकिन कैसे करेगा वो मेरे को नहीं पता। करेगा, ये बात तो सही है, क्योंकि उसको भी धंधा करना है, मेरे को भी धंधा करना है, मैं मेरे धंधे करने के लिए पैतरे बना रहा हूँ, वो भी तो बनाएगा कुछ। हाँ, वो क्या बनाएगा वो मेरे को नहीं पता, वो क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा, वो कैसे रिस्पॉन्स देगा वो मेरे को नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर में सर, एयरपॉड्स, एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने जो है इनोवेशन किया, एप्पल जो है लेकर के आया क्या, नए एयरपोर्ट्स लेकर के आया, उसने 3.5 mm जैक हटा दिए, अपना डब्बे में से उसने ईयरफोन हटा दिए। पहले उसने डब्बे में से ईयरफोन हटा, फिर पूरा चार्जर हटा दिया, अब थोड़े टाइम में डब्बा भी हटा देगा वो। समझ रहे हो। तो एप्पल ऐसे फालतू चीज़ ऐसे कांड करते रहता है, ऐसे नई नई स्ट्रैटेजीज बनाते रहता है। तो उसके रिस्पॉन्स पे बाकी लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसको इमिटेट करेंगे। और भी हो सकता है और भी कुछ करे, अपने को नहीं पता ना बाकी क्या करे, हो सकता है कुछ इमिटेट करे, हो सकता है कुछ इमिटेट ना करे। अब नोकिया ने इमिटेट किया, हाँ नोकिया, अब नोकिया ने अब एप्पल क्या सोच रहा होगा कि भाई नोकिया, अगर अपन मान लो एप्पल जो है मार्केट के अंदर नया नया आया, नया नया स्मार्टफोन लेकर आया, उस टाइम पे कौन चल रहा था, नोकिया चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो एप्पल क्या सोचेगा, भाई नोकिया भी स्मार्टफोन लेगा, नोकिया तो नहीं लाया स्मार्टफोन, नोकिया तो स्मार्टफोन नहीं लाया ना। अब आप कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको कॉम्पिटिटर कैसे रिस्पॉन्स, हो सकता है वो इमिटेट कर ले, हो सकता है वो कॉपी कर ले, है ना, बट हो सकता है वो कॉपी ना करे। हो सकता है वो कॉपी कर रहे तो कुछ और भी ज़्यादा अलग इनोवेशन करके करे, अपने कुछ चेंजेस करे और उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स एड ऑन करके करे, तो मेरे को फिर से अभी वापस इनोवेशन करना पड़ेगा। हो सकता है एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी कर ले, या फिर हो सकता है और भी बेटर तरीके से कॉपी करे उसको, और भी उसको बेटर बने। तो उसका रिस्पॉन्स क्या हो रहेगा, हफ्ते को पता नहीं। उसने तो 3.5 mm जैक हटा दिया, उसने निकल आ गया वायरलेस एयरपोर्ट्स। तो बाकी कंपनियां जैसे JBL हो गई, बोट हो गई, इन लोग भी तो अच्छा, अभी बोट का मेजर धंधा जो है इससे होता है, वायरलेस एयरफोन्स एयरपोर्ट से होता है। अगर एप्पल लेकर ही नहीं आता एयरपोर्ट्स, तो ये जो बोट जैसी कंपनी है ये लोग भी नहीं लाती ना। पहले तो बोट ने लाया होता, अगर एप्पल ने पहले नहीं लाया तो फिर तो पहले बोट ने लाना चाहिए था ना। बोट कब आया, एप्पल ने एयरपोर्ट्स लाने के बाद बोट ने अपने वायरलेस ईयरफोन्स वगैरह लॉन्च की ना। किसको देख के करे, एप्पल को देख के तो करे। समझ रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कॉपी किया, अलग अलग, फिर उन्होंने इनोवेशन किया, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग स्टाइल, वो उनका क्रिएटिविटी है। बट एप्पल ने अपने बेसिक डिज़ाइन के साथ स्टिक किया। तो आपका जो कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स है ना वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको नोकिया का एग्जाम्पल दिया, नोकिया ने नहीं किया ना कॉपी, बाकी सब कॉपी कर रहे, नोकिया ने नहीं किया, तो वो एक थोड़ा सा अलग, मतलब वो एप्पल के लिए भी शॉकिंग होगी, भाई इसने कॉपी क्यों नहीं किया, इसने कॉपी की, सबके लिए शॉकिंग है वो, है ना। आज तक किसको नहीं पता वो ऐसा क्यों किया उन्होंने। बट ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप क्लियरली एस्टिमेट करो कि आपके जो ये कॉम्पिटिटर है उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गॉज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर क्या प्लानिंग कर रहा है ये आपको नहीं पता, है ना। बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस डिसीजंस आर टेकन विद क्लोज डोर्स बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, बंद बंद दरवाजे होते हैं, कोई भी इसके अंदर आ जा नहीं सकता। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है, जो भी टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, सिर्फ वही उस मीटिंग में बैठ के जो डिसीजन ले सकते हैं। तो आप जो है ये नहीं बता सकते कि वो लोग कॉम्पिटिटर क्या सोच रहा है। तो इसका जो है एक लिमिटेशन है कि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट आप कर रहे हो, पर स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के अंदर आप ये पता नहीं कर सकते कि आपका कॉम्पिटिटर क्या करेगा। ठीक है, आप उसको स्टडी कर सकते हो दूर दूर से, जितना आपको दिख रहा है, समझ रहा है कि वो क्या क्या मूव्स दे रहा है, उसको आप एनालाइज कर सकते हो, बट उसके अंदर क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं। एक्सटर्नल में क्या क्या वो दे रहा है रिस्पॉन्स, वो आप एक बार शायद थोड़ा बहुत देख के समझ सकते हो, बट इंटरनली उसके मैनेजमेंट क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उतना डिटेल थोड़ा ना आप पता कर पाओगे। फिर चाहे आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करो या फिर कुछ और करो। ठीक है, तो ये चार आपके क्या हो गए सर, लिमिटेशन हो गए। क्या चार लिमिटेशन, बड़े सिंपल। इन्वायरमेंट का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, और सर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये प्रेडिक्ट करना कि कॉम्पिटिटर का क्या रिस्पॉन्स होगा।
ये 4 पॉइंट आपको जो है यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। ये हो गया सर हमारा यहाँ पे एक और एक टॉपिक खत्म, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चलेगा सर, तो आज के लेक्चर में अपन क्या करते हैं, यहीं पे रुकते हैं, बिकॉज आगे का जो पार्ट है ना वो काफ़ी लंबा पार्ट है, मैं उसको इस लेक्चर में भी ले नहीं सकता, बिकॉज काफ़ी लंबा इस पे और 1 घंटा अपना निकल जाएगा। तो सर अपने लेक्चर जो है जनरली 1 आवर 20 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स इसके रेंज में हो गए। आज अपना लेक्चर जो है 1 आवर 20 मिनट्स का होगा, ठीक है, क्योंकि अपना जो है अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है, जिसके अंदर अपन विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज़, इनके बारे में समझेंगे। तो अपन इतनी देर से बात करें ना, ऊपर भी अपन ने इंपॉर्टेंस के अंदर देखा क्या कि अपने को गोल्स और मिशन डिफाइन करने में मदद करेगा। तो ये गोल्स क्या होते हैं, मिशन क्या होते हैं, कैसे अपन गोल्स और मिशंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है, ये सब अपन चीज़ें देखेंगे। तब देख सकते हो विजन है, फिर अपने अलग अलग मैंने यहाँ पे कंपनियाँ ली हुई है, जैसे एप्पल हो गया, LIC हो गया, HDFC हो गया, इनके अपन जो है क्या करेंगे, विजन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। बिकॉज एग्जाम में वो क्या बोलते हैं आपको कि भैया ये कंपनी है, इसका ये बिजनेस है, इसके लिए विजन स्टेटमेंट बनाओ। तो अपन कैसे विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करेंगे ये अपन कल जो है आराम से पढ़ेंगे। तो इसके लिए अपने को टाइम लगेगा, ये जो चीज़ें ये टाइम लगेगी। फिर मिशन के बारे में काफ़ी सारी बातें अपन ने बोला है। मिशन का देख सकते हो, एक क्वेश्चन आपका May 24 के एग्जाम में भी उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फिर अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात देखेंगे, उसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल है, वैल्यू के बारे में देखेंगे। तो कल स्ट्रैटेजिक इंटेंट का पूरा चर्चा होने वाला है अपना, तो मज़ा आएगा कल। कुछ अराउंड 1 घंटे का इसका पूरा स्ट्रैटेजिक इंटेंट का पार्ट रहेगा। उसके बाद आगे है अपना काफ़ी चैप्टर, काफ़ी अभी अपने पास चीज़ें बची हुई इसके अंदर चैप्टर के अंदर डील करने के लिए, तो अपन आराम से करेंगे। अभी कितना टाइम हो रहा है, तो 1 आवर 20 मिनट्स हो रहे हैं, तो मैं अभी तुमको छोड़ देता हूँ। इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। अगला जो लेक्चर नंबर 3 रहेगा उसके अंदर अपन स्ट्रैटेजिक इंटेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। और तुम लोग को होमवर्क जो है डेली बेसिस पे करना है, मैं आपको रिमाइंड करा दूँ। टेलीग्राम पे जो इस लेक्चर का होमवर्क रहेगा वो आ जाएगा। चैप्टर मैंने ऐसे करके डाल देगा, लेक्चर 2 होमवर्क नोट्स, हैंड रिटन होमवर्क नोट्स। तो ऐसे करके तुमको जो है वो नोट्स को ओपन करना है, अपने पास सामने रखना है, अपनी बुक बनाओ अच्छे से, एकदम अच्छी नीट हैंड राइटिंग में, अच्छे कलरफुल पेन्स वगैरह लो अच्छे से। अब जैसे तुमको उसको जो है फॉर्मेटिंग करना कर सकते हो, बस कंटेंट तुम्हारा जो मैंने उस नोट्स के अंदर लिखा हो वो कंटेंट तुम्हारे नोट्स में भी होना चाहिए। फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से अच्छा खुला खुला मस्त करके लिखो, ताकि तुमको जब तुम रिवीजन करने बैठो तो रिवाइज अपन उसी नोट से करने वाले। इसलिए मैं तुम पर जो है ज़्यादा इम्फोसाइज कर रहा हूँ कि तुम जब रिवीजन करने बैठोगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचोगे ना तुम लोग, तो तुमको जो है वहाँ पे जो है वो नोट्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये नोट्स तुमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे रिवाइज करने में, इससे भी तुम रिवीजन कर सकते हो नो डाउट। इसके अंदर कीवर्ड्स अपन ने हाईलाइट किए हुए, की सेंटेंसेस हाईलाइट किए हुए, तो इन नोट्स से भी तुम रिवीजन कर सकते हो। बट इनमें क्या दिक्कत आएगी कि इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी भी पूरा जो है उसके अंदर टेक्स्ट है, तो तुम लोग वो भी पढ़ते बैठ जाओगे। अपने को सिर्फ मेन जो है मसाला चाहिए, वो मेन मसाला अपन ने हैंड रिटन नोट्स पे लिखा हुआ है, तो वो तुमको डेली बेस पे बनाना है सर, ठीक है। तो मैं आपको बार बार रिमाइंड करवाते रहूँगा लेक्चर के अंदर कि आपको आज का जो होमवर्क रहेगा वो लिख के लाना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने। और तुम होमवर्क डेली बेस पे कर रहे हो, इसका मेरे को कैसे पता चलेगा? तो तुम एक चीज़ कर सकते हो, अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो तुम इंस्टाग्राम पे अपने को फॉलो मार के, ठीक है, सबके लिए नहीं है, जो इंस्टाग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं भी मेरे प्रिपरेशन के टाइम में इंस्टाग्राम बंद कर देता था। कोई अगर चालू करके बैठा है तो उसको मेरे को अपडेट देना है कि वो दे रहा है होमवर्क वगैरह, दे रहा है अच्छे से कर रहा है, तो मेरे को भी पता चले कि तुम कर रहे हो। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरे को जो है स्टोरी डाल के टैग कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल तुम देख सकते हो, मैं इंसान हूँ, ठीक है, मानव का मतलब होता है इंसान, तो मैं इंसान हूँ। उसका तुमको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तुम मेरे को क्या करो, स्टोरी डालो, स्टोरी पे डाल के मेरे को तुम टैग कर सकते हो आराम से, तो मैं उसको रिपोस्ट करूँगा और मेरे को पता लग जाए कि हाँ भाई तुम लोग हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, होमवर्क वगैरह तुम कर रहे हो। और बाकी लोग भी जो नहीं कर रहे हो वो भी थोड़े बहुत मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई ये कर रहा है, मेरे को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम डेली बेसिस पे करो। मिलता हूँ मैं तुमसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना होमवर्क करो एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।